अच्छा, हेलो 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 हेलो। आ रही है थोड़ी बहुत क्या? ठीक है। चलो, देखो कल हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात की थी, याद आया? तो सबसे पहले हमने बात की थी टेम्परेरी, फिर बात की थी परमानेंट। अगर मैं टेम्परेरी की बात करता हूं तो टेम्परेरी में नेचुरल मेथड आ गया, हाँ या ना? नेचुरल मेथड की हम बात करते हैं तो नेचुरल मेथड में एक तो विड्रॉल मेथड आ गया, लैक्टेशनल एमेनोरिया आ गया, और रिदम मेथड जिसको कैलेंडर मेथड या पीरियोडिक अबस्टिनेंस बोलते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर आ गए थे बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड में बस एक ही क्वेश्चन आएगा, एसटीडी और एड्स से कौन प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर अगला हमने थर्ड बात की थी केमिकल मेथड, स्पर्मिसाइडल केमिकल है, बोरिक एसिड, ठीक है, समझ रहे हो, सिट्रिक एसिड एक्सेट्रा। और फिर हमने फाइनली नंबर 4 पर बात की थी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में 4 पॉइंट बताए थे मैंने। एक तो खुद इसको इंसर्ट नहीं किया जा सकता, मेडिकल या कह सकते हो किसी प्रोफेशनल, या किसी कह सकते हो किसी एक्सपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्स हो। क्लियर है? दूसरा, अगर हम कॉपर टी की बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के अंदर, तो स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। इससे फैगोसाइटोसिस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी फैगोसाइटोसिस को बढ़ाने का काम करते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा मैंने बताया था कि अगर दो बच्चों के बीच में गैप रखना हो तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को एक्सेप्ट किया गया है, और इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड अगर कोई है तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। 3 टाइप के मैंने बताए थे। पहला मैंने आपको बोला था यहाँ पर कि भाई इनर्ट डिवाइस है, इनर्ट का मतलब है नॉन मेडिकेटेड, मतलब कुछ भी रिलीज नहीं करते। ठीक है, बस जैसे लिपिस लूप जैसे डाल दिए जाते हैं यूट्रस के अंदर, और कहीं ना कहीं यूट्राइन वॉल को अनसुटेबल बनाते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। सिंपल सा, क्लियर है बिल्कुल। इसके बाद हमने बात की थी बेटा सॉरी, इसके बाद हमने बात की थी दो सबसे इंपॉर्टेंट, कॉपर, कॉपर टी और हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इन पर क्वेश्चन आता है। अगर मैं कॉपर रिलीजिंग की बात करता हूं तो एक बात ध्यान रखनी है, एक दिन में कितना कॉपर चाहिए, लगभग 50 माइक्रोग्राम, 50। इसके हिसाब से डिजाइन की गई है सारी की सारी कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर टी 7, कॉपर टी 350, कॉपर टी जो भी नाम है, ठीक है, कितना कॉपर लोड कर रहे हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से डिजाइन की गई है। इसमें कॉपर धीरे धीरे रिलीज होता है आयोनिक फॉर्म में, ये यूट्राइन वॉल को स्टिमुलेट करता है टॉक्सिक साइटोकाइंस को रिलीज करने के लिए। और टॉक्सिक साइटोकाइन क्या काम करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी सप्रेस करते हैं, साथ फर्टिलाइजिंग एबिलिटी भी घटा देते हैं उसकी। समझ गए ना मेरी बात, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, फिर हमने बात की थी हार्मोन रिलीजिंग। तो हार्मोन रिलीजिंग में दो बातें ध्यान रखनी है, एक ही हार्मोन यूज कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग जो आती है प्रोजेस्टासर्ट आती है, और प्रोजेस्टेरोन का एक फॉर्म है, ठीक है, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, ठीक है, वो भी प्रोजेस्टेरोन ही है, LNG-20 के नाम से आती है। ठीक है, मैकेनिज्म एक ही है सबका। अगर आप प्रोजेस्टेरोन के लेवल को ब्लड में बढ़ाओगे, चाहे आईयूडी की हेल्प से बढ़ाओ, टैबलेट की हेल्प से बढ़ाओ, इंजेक्शन की हेल्प से बढ़ाओ, इम्प्लांट की हेल्प से बढ़ाओ, काम एक ही करेंगे। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन सबसे पहले सर्विकल म्यूकस करेगा, नंबर 1, ठीक है, जिससे स्पर्म की एंट्री ना हो पाए और वो चीज प्लगिंग की तरह काम करे। दूसरा, फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी और सिक्रेटरी एबिलिटी को सप्रेस कर देगा। समझ गए ना मेरी बात? तीसरा मैंने बताया था यहां पर, ठीक है, क्योंकि सीधा प्रोजेस्टेरोन जीएनआरएच को इनहिबिट करता है। जीएनआरएच को इनहिबिट करने का मतलब है सीधी सी बात कि एलएच और एफएसएच नहीं निकलेंगे, और एलएच एफएसएच नहीं निकलेंगे तो सीधी सी बात है, समझ रहे हो, एफएसएच से डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल नहीं होगा, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल नहीं बढ़ेगा, यूट्राइन मेम्ब्रेन अनसूटेबल रहेगी फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, एलएच नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। क्लियर है? यानी टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज कर जाएगी, रुक जाएगी। ये तरीका है इसका। ठीक है, साइड इफेक्ट मैंने बताए थे भर भर के इनके, तो ठीक है, कोई भी आप डिवाइस लेते हो तो सबके साइड इफेक्ट है। नाउसिया कॉमन है, एब्डोमिनल पेन बड़ा कॉमन है, ठीक है, रुक रुक के ब्लीडिंग होना, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग टाइप की जो होना, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर बड़े कॉमन है, ठीक है, सभी में होते हैं। ठीक है, बस एक ही के साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल और बैरियर, ठीक है, इनके साइड इफेक्ट नहीं है, और सबके साइड इफेक्ट होंगे। बस सबसे ज्यादा फेलियर रेट पूछेगा तो नेचुरल मेथड के होंगे। ठीक है, अब हमने क्या काम किया, इसी प्रोजेस्टेरोन को टैबलेट की फॉर्म में भी बढ़ाना चालू कर दिया, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की फॉर्म में। अब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं तो पहले मिनी पिल आए थे, फिर कंबाइंड पिल आए थे। अगर मैं मिनी पिल की बात करता हूं तो एक ही हार्मोन था उसमें, कौन सा हार्मोन होगा, प्रोजेस्टेरोन, रोज लेने पड़ते थे।
ठीक है, तो अल्टरनेटिव क्या निकाला, कंबाइंड पिल। कंबाइंड पिल में प्रोजेस्टेरोन के साथ हमने क्या डाल दिया, एस्ट्रोजन। तो धीरे धीरे कंसेंट्रेशन एस्ट्रोजन की हमने हर टैबलेट में बढ़ाई। इससे क्या फायदा हुआ कि फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये ध्यान रखना है, स्टार्ट करते हैं 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको लेते हैं। टोटल 21 टैबलेट होते हैं, 7 दिन टैबलेट नहीं लिए जाते। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, 7 दिन जब टैबलेट नहीं लेते तो एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन चालू हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन दे रहे हो, एंडोमेट्रियम बन रही है साथ में, कोई डाउट। और फिर अगेन से साइकिल चालू हो जाएगी, फिर 7 दिन छोड़ दोगे। पर 7 दिन छोड़ने का ड्रॉबैक देखने को मिला, तो साइंटिस्टों ने 7 दिन के अंदर भी आयरन पिल डाल दिए, कोई डाउट। और टैबलेट अभी उतने ही है, 21। आयरन पिल को काउंट नहीं करते, बस वो फिल करने के लिए, गैप को फिल करने के लिए डाल दिए, कोई डाउट। फिर आगे जाके थोड़ा सा चेंज हुआ और इंजेक्टेबल डिवाइस है, डिम्पा, डिपो, प्रोबेरा, मेड्रोक्सी, एसीटोन, प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। डिपोर्ट, स्लो रिलीजिंग, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी, हार्मोन का भी स्टोर थोड़ी ना होते हैं। तो हमने यहाँ प्रोजेस्टेरोन को मॉडिफाइड किया है, ऐसा मॉडिफिकेशन किया है कि धीरे 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 रिलीज होगा, इसलिए हमने डिपोर्ट लगाया आगे। ठीक है, डिपोर्ट, डिपोर्ट मतलब स्लो रिलीजिंग। ठीक है, तो और प्रोजेस्टेरोन को हमने मॉडिफाइड किया है, समझ रहे ना मेरी बात। तो इसको आप यूज कर सकते हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना का इंजेक्शन आता है। ठीक है, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, डिम्पा के नाम से मिलता है। फाइनली हमने इम्प्लांट की बात की थी, इम्प्लांट जिसको हम नॉर प्लांट भी कहते हैं, स्किन के नीचे, स्पेशली डर्मिस के नीचे, क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे तो ब्लड वेसल्स होते ही नहीं है, तो डर्मिस के नीचे हमने उसको इम्प्लांट किया। ठीक है, 6 सिलिका के कैप्सूल होते हैं, उनमें प्रोजेस्टेरोन भरा होता है, धीरे धीरे ये रिलीज होता रहता है। ये लंबे समय तक काम करते हैं, 3 साल और 5 साल। तो फ्रीडम 5 के नाम से ये कंपनी ने उसका बड़ा प्रचार किया, यहां तक कोई डाउट। फाइनली हम आ गए थे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में तो एक ही आती है, मिफीपेरिस्ट्रोन RU486। पर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, क्या आईयूडी को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज कर सकते हैं? यस, पर शर्त है कितने घंटे के अंदर, 72 आवर। क्लियर है बिल्कुल, हाँ, क्योंकि 72 आवर के बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इंटरकोर की। क्लियर है, तो अगर आपने इतने घंटे के बीच में इसको यूज कर लिया तो ये नो डाउट कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा, कोई डाउट। फाइनली हमने इसके बाद बात की थी RU486, याद रखना। ठीक है, ये एंटी प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट दिखाती है, जबकि सहेली एंटी एस्ट्रोजन इफेक्ट दिखाती है, ऐसे पूछ सकता है बाई चांस। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करती थी, याद आ गया। हाँ, फाइनली इसके बाद अगर पूछेगा तो थोड़ा, ठीक है, यही यही बचेगा। ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, साइड इफेक्ट मैंने बता ही दिए। अब फाइनली बात आती है, क्या भाई परमानेंट मेथड परमानेंट होते हैं? यस, इसलिए परमानेंट बोल सकते हो क्योंकि इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। ठीक है, इस तरीके से किए जाते हैं कि रिवर्सिबल ना हो, इसलिए इसको परमानेंट टर्म यूज कर सकते हो। 2 ही है आपके सिलेबस में, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो मैंने बताया था वासेक्टोमी, पास डिफरेंस को कट करके, भाई लाइगेट करके कट कर देना। ट्यूबेक्टोमी के अंदर फैलोपियन ट्यूब को, सिंपल। ठीक है, क्या इससे रूटीन लाइफ में मेल या फीमेल के कोई इफेक्ट आता है? नो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। भाई मेल का केस ले लो तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, स्पर्म बनेंगे, निकलेंगे, सब कुछ होगा, पर आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे खाई बना रखी है, बांध रखा है उसको। ठीक है, सेमिनल फ्लूइड प्रॉपर निकलेगा, सीमन होगा, सीमन होगा। ठीक है, पर उसमें सीमन में स्पर्म नहीं होंगे। ठीक है, उस इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि सीमन में स्पर्म है, स्पर्म दिखते तो है नहीं। और जो कलर अलर सब होता है वो फ्लूइड का होता है, सेमिनल ग्लैंड, प्रोस्टेटिक ग्लैंड, ठीक है, इन सब का फ्लूइड होता है। तो इसका मतलब सब कुछ नॉर्मल लगेगा, इरेक्शन प्रॉपर होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, कोई पता ही नहीं चलेगा। सेम फीमेल के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर चलेगी, ओव्यूलेशन प्रॉपर होगा, ओवा प्रॉपर रिलीज होगा, ओवा एम्पुलरी जंक्शन में जाएगा, इंतजार करेगा, पर स्पर्म कभी नहीं आएगा। क्लियर है, क्योंकि बीच में खाई बना दी गई है। यानी फाइनली ये मेटिंग को रोक रहे हैं, फर्टिलाइजेशन को रोक रहे हैं इस मेथड से। क्लियर है बिल्कुल? अरे हाँ या ना? तो चलो भाई, ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट में हमें करना था एमटीपी। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन समझते हो, यानी एक मेडिकल टर्म दे दिया हमने, एमटीपी। ठीक है, एक्चुअल में क्या है ये है एबॉर्शन। एबॉर्शन और इंटेंशनली एबॉर्शन, जानबूझ के भ्रूण हत्या करना। नहीं आया क्या? पर एमटीपी पूरी दुनिया में होता है। ठीक है, एमटीपी के कारण है, किसी का रेप हो जाए एमटीपी हो सकता है,
कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मिस हो जाए, एमटीपी करा सकते हो। मदर को कोई प्रॉब्लम हो बेबी कंसीव करने में, ठीक है, कोई इंजरी हो जाए, कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाए, एमटीपी करा सकते हो। फीटस एबनॉर्मल है या कोई दिक्कत है, ठीक, बाद में मालूम पड़ रहा है, एमटीपी करा सकते हो, मतलब एबॉर्शन, सीधी सी बात, ठीक है। तो ये चीजें पूरी दुनिया में होती हैं, ऐसा नहीं इंडिया में। पर इंडिया में दुरुपयोग हुआ, दुरुपयोग का मतलब एमटीपी के नाम पर फीमेल फिटिसाइड के केस बहुत ज्यादा होने लगे। तब इंडिया ही एक लौता कंट्री है जहां एमटीपी को लीगलाइज किया, नहीं तो किसी कंट्री में एमटीपी लीगलाइज नहीं है। और जहां लीगलाइज आ जाए, लीगल आ जाए, मतलब एक्ट आ गया, लॉ आ गया, संविधान आ गया, कानून आ गया, समझ में आ गया। तो 1971 में उसको लीगलाइज किया कि भाई ये ऐसे नहीं होगा कि मन में आया कि हाँ करा लिया, उठा करके फीमेल फिटिसाइड का मार दिया, ठीक है, आपको देना पड़ेगा, डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ में आया। तो इसको लीगलाइज किया, क्योंकि एक्चुअल में देखा गया कि एमटीपी पूरी दुनिया के अंदर, एमटीपी पूरी दुनिया के अंदर, भाई जैकेट वैकेट मिली नहीं है क्या, है तो स्वेटर पहने आते। इतनी बुरी स्थिति तो नहीं लग रही उसकी कि दिलवा दूंगा, स्थिति बुरी होती तो दिलवा भी देता मैं तो कल कंबल ढूंढ भी रहा था, सामने कंबल की वो लगी हुई है कोने पर, मैं 50 कंबल लेने की सोच रहा था, यहीं से स्टार्ट कर देता मैं। हाँ हाँ, तो उसको भी दे देते, ऐसी क्या बात थी। मैं तो तय कर रहा था भाई 50 कंबल चाहिए बांटने के लिए, कितने रुपए लेगा, तो यहीं से स्टार्ट कर देते, ऐसी बुरी स्थिति है तो। और लग गई ना ठंड, हाँ ये भी गर्मी जो निकल रही है ना अंदर से, ये बर्बाद कर देगी 2 मिनट के अंदर। साफ साफ कहा गया है, आपके अंदर की ऊर्जा को कंजर्व करना है, बर्बाद नहीं करना। आप आधी ऊर्जा को तो ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो ठंड से लड़ने के अंदर, उसको ऊर्जा को सही जगह लगाओ, एनर्जी को यार, जहां लगानी चाहिए वहां लग नहीं रही है, लग कर रही है जबड़े में लग रही है, जुगाली करने में, या वो टी शर्ट पहन के आ गए यहां लगा रहे हो। इधर आ जाओ, नाखून मत खाना, आधी गंदगी यहां से जाएगी। हद कर दी भाई, समझ में आई नहीं आई। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको कि वास्तव में गर्मी लग रही है, दिक्कत तो नहीं है ना कोई, हुडी ज्यादा गर्म है क्या, क्या है, अभी सुबह का टाइम है भाई, ये तो तुम गड़बड़ करते हो, जरा भी लगता है तुम तुरंत पंखे चलाने चालू कर दिए। मेंटेन रखो भाई, अभी टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, अभी 3 दिन बाद खतरनाक ठंड आने वाली है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, जैसे माना जैसे रेनी सीजन में होती है वैसे, समझ में आई। तो ये जब भी एकदम अचानक से ऐसा मौसम आ जाए तो समझ लो ये इंडिकेटर है। क्या इंडिकेटर है, शांति का, कि अगले दिन भूचाल आने वाला है। और तुम क्या हो, आम बिल्कुल ठीक है। बहुत गर्मी, थोड़ा हल्का सा डाल लो ना, गर्मी लगती है तो हल्का सा बस डाल लो भाई, कुछ पढ़ाते वक्त तो मुझे भी लगती है, पर हल्का डाल के रखता हूँ जिससे कि अगर गड़बड़ ना हो जाए कुछ जरा सी भी। अब कल से पहन के आ रहे हो, मंडे से, अब मंडे से मेरी क्लास नहीं है तो मैं कंबल खरीद के तुम्हें पहले उड़ाता सबके सामने, यहीं से स्टार्ट करता, फोटो खिंचवाता, ब्लैंकेट डोनेशन स्टार्ट, वेदांतु के छात्र से स्टार्ट किया, उसके पास स्वेटर पहनने के लिए भी पैसा नहीं है, पर कोचिंग में पढ़ने के लिए पैसा है, समझ में आया। चलो खैर कोई नहीं, करें स्टार्ट। एमटीपी चालू किया है मैंने अभी। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, इंटेंशनली एबॉर्शन। एनसीईआरटी की एक लाइन डायरेक्ट पूछी आती है कि पूरी दुनिया में एक साल में 45 से 50 मिलियन एमटीपी होती हैं, जो टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का 20% है। यानी सोचो 20% जनसंख्या तो तुम ऐसे मार के कम कर दे रहे हो। आई पर एमटीपी बर्थ कंट्रोल, एमटीपी पॉपुलेशन कंट्रोल करने का मेथड नहीं है, समझना। लग रहा है ना कि यार 20% पॉपुलेशन एमटीपी से कम हो रही है, यानी 45 से 50 मिलियन लोग कम हो रहे हैं दुनिया के अंदर हर साल एमटीपी की वजह से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बर्थ कंट्रोल करने का मेथड है, पर इनडायरेक्टली इससे लोग कम हो रहे हैं, पर बर्थ कंट्रोल करने का मेथड नहीं है, समझ में आया। ये एबॉर्शन का एक कंडीशन है, ठीक है, मतलब एबॉर्शन होता है, सीधी सीधी बात है, कंडीशंस के बेस पर कि ये कंडीशन है तो एबॉर्शन होगा। पर ध्यान रखना है आपको,
एक साल में कितनी एमटीपी होती हैं? ठीक है, पूरी दुनिया की बात चल रही है, बर्ड की बात चल रही है। लगभग टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का कितना परसेंट है? 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। हर साल इतना एमटीपी हो रहा है। मैंने बताया सिर्फ इंडिया में इसको लीगलाइज किया गया है और कहीं पर भी ये लीगलाइज नहीं है, क्योंकि इंडिया में इसका दुरुपयोग ज्यादा हुआ। कब लीगलाइज किया? 1971 में। अच्छा एक चीज बता, कोई नहीं बताएगा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च किया था? कोई नहीं बोलेगा। बहुत छोटा बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है। कब? 1900? हाँ तो सोच क्यों रहा है फिर, डर क्यों गया? अरे मजाक थोड़ा उड़ा दिए हैं, हमने रईसी की बात की है हमने तो भाई। हाँ मजाक कहाँ उड़ाए, हम कौन है भाई मजाक उड़ाने वाले, समझ रहे हो? चलो चलो ठीक है। तो एमटीबी 1971 के अंदर लीगलाइज समझते हो? हाँ भाई, अब लीगल कर लिया, मार नहीं सकते बच्चे को। ठीक है, अगर एमटीपी करना है तो किस मंथ में एमटीपी सेफ है मदर के लिए? ऑलवेज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बस, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में रिस्क है मदर के लिए। समझ में आ गया? प्लेसेंटा विकसित हो चुका है इसलिए। पर अब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो अब लेटेस्ट एनसीईआरटी ने अपडेट कर दिया है कि एक नया लॉ आया, नया एक्ट आया 2017 में, अभी कुछ सालों पहले। ठीक है, उसके अनुसार एमटीपी पहले ट्राइमेस्टर के अलावा दूसरे ट्राइमेस्टर में भी करा सकते हो, पर कुछ शर्तें बनाई। अगर पहले ट्राइमेस्टर में एमटीपी कराओगे तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर के अथॉरिटी या सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर दूसरे ट्राइमेस्टर में एमटीपी कराओगे तो कम से कम दो मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर की अथॉरिटी, समझ रहे हो, वो भी गवर्नमेंट की सिग्नेचर, इन सबके बाद ही वो एमटीपी हो पाएगी। और एमटीपी तभी हो सकती है, मैंने बता दिया, या तो मदर में एबनॉर्मलिटी हो या फीटस में एबनॉर्मलिटी हो, या वो 2-3 केस मैंने बताए वो अभी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो ही एमटीपी हो सकती है, तो एमटीपी नहीं हो सकती। अब बताओ कोई डाउट? एकदम अवेयर रही हो, मैं कभी पूछ सकता हूँ 1971 वाला। ठीक है, ऐसे ही पूछूंगा मैं, ये कब कब क्या हो ये भूलोगे, ये तुमसे पूछेंगे। कोई डाउट? आगे बढ़ जाए। एग्जाम्पल याद है सारे मोलस्का के? हैं? कुछ की याद नहीं है? मोलस्का के याद नहीं होंगे, इकाइनोडर्मेटा के? अरे बस फिर क्या ये भूलोगे, ये याद है? ठीक है। ठीक है, तो सेफ कब तक है? ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी पहले 3 महीने। ट्राइमेस्टर तो समझते हो ना, अप टू 12 वीक। अब ये एनसीईआरटी का कुछ नया अपडेट है, मैंने 3 बातें ध्यान रखनी, कुछ नहीं याद रखना है इसमें, कितना याद रखना है? नया अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 2017 में। इसके अनुसार एमटीपी की अगर मैं बात करूं तो विद इन फर्स्ट 12 वीक, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करा सकते हो, पर शर्त क्या है? 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सिग्नेचर चाहिए। हाँ, आगे जाकर के ये भी उन्होंने कहा कि अगर मोर देन 12 वीक हैं, मोर देन 12 वीक हैं, पर लेस देन 24 वीक, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात चल रही है, तो उसके केस में कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होगी। आई या नहीं आई? इनकी ओपिनियन चाहिए। कंडीशन मैंने बता दी है, या तो मदर एबनॉर्मल हो, ठीक है, या तो नवर रिस्क किसको? मदर को, ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, या उसकी ग्रेवियार्ड इंजरी हो, यूट्रस में कोई दिक्कत आ गई हो, मेंटल डिसऑर्डर हो गया हो एटसेट्रा, या बच्चे में कोई दिक्कत हो। ठीक है, जैसे बच्चा सफर कर रहा हो फ्रॉम फिजिकल मेंटल एबनॉर्मलिटी से, समझना मेरी बात, या कोई और भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम होती है, हैंडीक्राफ्ट होता है बच्चा, जैसे फोकोमेलिया मैंने बताया था, मालूम पड़ रहा है एबनॉर्मल बच्चा है, धाड़ है, हाथ पैर नहीं है, कुछ और भी चीजें ऐसी हैं, तो ऐसे बच्चे को जन्म देने से अच्छा है उसकी एमटीपी करा दो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो गवर्नमेंट कहती है करा सकते हो भाई। आई या नहीं आई? हाँ, ग्रेव मतलब यूट्रस, ग्रेवियार्ड, उसको ग्रेविडा, यार्ड बोल गया, ग्रेविडा, ग्रेविडा मतलब यूट्रस। ठीक है, जब भी हम ग्रेव की बात करते हैं, ग्रेविडा की बात करते हैं, ठीक है, यूट्रस। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट? यूट्रस को भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी को भी टर्म यूज कर सकते हैं कि यूट्रस से संबंधित है। ठीक है,
अब बात करेंगे एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। पर डिसीज ना बोल करके इसको इन्फेक्शन बोलो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये इन्फेक्शन होता है, एक दूसरे से ट्रांसफर होता है, समझ रहे हो ना। तो पहली बार हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की जो मतलब केस आया था, उसकी जो स्टडी हुई थी, एक लेबोरेटरी थी, विनरल रिसर्च लेबोरेटरी, विनरल रिसर्च लेबोरेटरी। तो तभी से हमने एसटीडी का नाम रख दिया वीडी, विनरल डिसीज। क्या कहते हैं इसको? विनरल डिसीज, उस लेबोरेटरी के नाम पर। यही क्वेश्चन पूछते हैं वो, कभी एसटीडी नहीं पूछेंगे, वो वीडी पूछेंगे, विनरल डिसीज। ठीक है, इनमें से विनरल डिसीज, तो विनरल डिसीज क्या होती है? और जितने भी गोनेट्स होते हैं वो कहां होते हैं? पेल्विक रीजन में होते हैं। और हमेशा एसटीडी में एक चीज होगी, इन्फ्लामेशन, यानी सूजन। भैया ठीक है, गोनेट्स के अंदर सूजन, ठीक है, पेनिस, टेस्टिस, उस रीजन के अंदर सूजन, ठीक है। फीमेल के केस में ओवरी, यूट्रस, आसपास के रीजन में सूजन, इन्फ्लामेशन, ये इंडिकेटर हैं किसके? कि भाई हाँ एसटीडी होने के। इसलिए इसको इन्फ्लामेटरी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, विनरल डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बोल सकते हो। समझ में आया ना, कॉमन नाम है इनका। किस एज में तुम्हें सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी ये? जब क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, समझ नहीं होती, समझ रहे हो ना? हाँ, समझ में आया? समझ नहीं होती, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तब ये दिक्कतें ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है। समझ में आया? तो उम्र कौन सी हो गई? 15 से 24 साल की उम्र। भाई सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इसी केस में होते हैं, तो लोग समझते ही नहीं है कि आज गर्मी है तो कल ठंड भी पड़ने वाली है। यही गर्मी ठंड का फ्लक्चुएशन बीमार कर देता है। समझ में आया? और यही एक्सपेरिमेंट एड्स और एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, भयानक बीमारियों को न्योता देते हैं, दावत देते हैं, जो लाइफ थ्रेटेंड है। मतलब भैया जीवन एक बार मिला है, ढंग से जी लो, आगे पता ही नहीं क्या है, दोबारा जीवन होता भी है नहीं होता। भाई शास्त्रों के अनुसार तो चलना है कि भाई होता है पुनर्जन्म, शास्त्रों में लिखा है। वास्तविकता में किसी ने देखा? वास्तविकता में कोई साक्ष्य नहीं है इसका। समझ में आया? क्या इसमें पढ़ शास्त्र नाम डुल दिया मैंने, तो शास्त्र के अनुसार देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर रियलिटी के अंदर कुछ पता नहीं है, साक्ष्य नहीं पता, एविडेंस नहीं है किसी के पास। हम कहते हैं कि भी साक्ष्य शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसा होता है, नरक होता है, स्वर्ग होता है, पर सब कुछ मुझे लगता है यही होता है। हाँ, सब कुछ यही है, जो भी कुछ है यही है, जो भी ये कुछ है। अच्छा जीवन जी रहे हो तो स्वर्ग जी रहे हो, अगर सड़क पर पड़े हुए हो, ठीक है, नरक जीवन जी रहे हो। बस सीधी सी बात है। दोबारा जीवन होता है नहीं होता पता नहीं है, इतना पता है कि एक जीवन है और तुम जी रहे हो, तो अच्छे से जियो। नहीं आया क्या? अच्छे से का मतलब नहीं है कि मनमानी करो, अच्छे से का मतलब है, मतलब तुम जिस उद्देश्य से आए हो, अपना एक ना मन का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, यार जीवन सार्थक रहा, मैंने बढ़िया जिया, काम भी अच्छे किए। नहीं आया क्या? और तुम्हारी लाइन सच में बहुत अल्टीमेट लाइन है, तुम सिलेक्शन लेकर जीवन बढ़िया, पैसा भी है और उपकार भी है, सब कुछ है भाई तुम्हारी लाइन के अंदर, है नहीं है? ठीक है, बढ़िया है एकदम, सबसे बढ़िया, एकदम बढ़िया तरीके से जियो। आई या नहीं आई? अरे हाँ है ना। तो अब सीधी बात है, हम बात कर रहे हैं एसटीडी। समझ में आ गया? किस एज में हो रही है? 15 से 24 साल। तो एक्सपेरिमेंट नहीं करने, ठीक है, पूरा ध्यान रखना है। और अपनी जो एज है ना, 18-20 साल तक की जो एज होती है, इसको समझ, मतलब 24 साल मान के चलो तुम आज नई एज के हिसाब से, इसको अच्छे से निकाल लो। नहीं समझ में आया? बिना एक्सपेरिमेंट, बिना गलतियां करे, ठीक है, जिससे कि आगे की लाइफ तुम्हारी बहुत स्ट्रांग रहे। रियलिटी है, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, चलो। तो सीधी सी बात है, अगर मैं एसटीडी की बात करता हूं तो कुछ बैक्टीरियल डिसीज होती हैं, कुछ वायरल डिसीज होती हैं, कुछ प्रोटोजोन डिसीज भी होती हैं। एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा नहीं दे रखा है एसटीडी के बारे में। एनसीईआरटी में दे रखा है कि अगर एसटीडी होती है तो सिम्टम क्या होते हैं, अगर वो क्रोनिक हो गया, तुमने ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो क्या क्या सिम्टम आएंगे, ये दे रखा है। और एनसीईआरटी में दे रखा है कि 3 डिसीज ऐसी हैं एसटीडी जो क्यूरेबल नहीं है। कौन कौन सी हैं? एचआईवी यानी एड्स, एड्स का इन्फेक्शन, एड्स, दूसरा
हेपेटाइटिस कोई इलाज नहीं है। तीसरा हर्पीज, सिफिलिस नहीं, हर्पीज, सिफिलिस का तो इलाज है। बस सिफिलिस का इलाज यही ना, आप तुम थर्ड स्टेज में ले जाओ सिफिलिस को, तीसरी अवस्था में ले जाओ तो बात अलग है। अर्ली स्टेज में तो इलाज है ना, पर इनका तो अर्ली स्टेज में इलाज नहीं है। वायरस एक बार एंटर करके मार नहीं सकते अब उसको कभी। अगर बॉडी के अंदर वायरस गया तो मारा नहीं जा सकता, पड़ा रहेगा अंदर। बस तुम्हें उसको दवाओं से सप्रेस रखना है, दवाओं से सप्रेस रखना है, बस इतना है। तो हेपेटाइटिस बी जिसको होता है, देखा होगा वो एक गोली खाते रहते हैं, पर लिवर का खतरा हमेशा बना रहता है, लिवर कैंसर का, लिवर फाइब्रोसिस का, लिवर सिरोसिस का, क्योंकि लिवर में रहता है हेपेटाइटिस बी। समझ रहे हो? और HIV तो सब जानते ही हो, समझ रहे हो ना मेरी बात? और हर्पीस सुना होगा आपने, एक ओरल हर्पीस होती है, एक जेनिटल हर्पीस होती है। ओरल हर्पीस को तो वो HSV1 करता है, और जेनिटल हर्पीस को HSV2 करता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2। ठीक है, मैं HSV2 की बात कर रहा हूँ, 1 की बात नहीं कर रहा। 2 का क्योर नहीं है 100%, बस सप्रेस रहता है, होता है बॉडी के अंदर। ये वायरस ऐसे होते हैं, डेड पार्टिकल एक तरीके से बॉडी में पड़े हुए हैं, लिविंग सेल के कांटेक्ट में आके अपने को एक्टिवेट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इंटरफेरेंस आते हैं जिसके हिसाब से आप इनको सप्रेस करके रखते हो। बस सिंपल इतनी बात है, क्योर नहीं है इनका। समझ में आया? पर और STD की बात कर रहा हूं, जैसे सिफिलिस वगैरह तूने बोले, इनको भी अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कर लिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया तो इलाज है। पर अगर जरा सी भी आपने सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो सावधानी नहीं रखी, मालूम पड़ा कि झोंपड़ पट्टी के किसी ऐसी नहीं खोके खोल लेते हैं, उनको दिखा दिया कि भाई क्या है, या सोचा कि यार क्या दिखाना है यार, अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, बॉडी का इम्यून सिस्टम है, कर देगा सही। समझ में आया? तो चीज बिगड़ जाएगी। तो कभी भी ऐसा डाउट हो, बिना सोचे समझे तुरंत एक प्रोफेशनल बढ़िया डॉक्टर को दिखा लो। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तो थोड़ा याद करने वाला है, मैं भी जस्ट पूछूंगा क्योंकि याद करा के छोड़ूंगा इसको। ये नाम तो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, STI बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। PDI पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज बोल सकते हो। विनरल डिसीज पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका नाम विनरल डिसीज ही पूछेगा, क्योंकि विनरल रिसर्च लेबोरेटरी में इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। हाँ, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोल सकते हो आप, RTI। INEI किस एज में सबसे ज्यादा हो रहे हैं? 15 से 24। यही वही एज है जहां पर क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, एक्सपेरिमेंट ज्यादा होते हैं, तो एक्सीडेंट भी ज्यादा होते हैं। कोई डाउट? आगे बढ़ जाए, चलो। 4 बैक्टीरियल, 4 वायरल और एक प्रोटोजोन। ठीक है, NCERT में कुछ जनरल बातें दे रखी हैं, मैंने लिख दी हैं इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है, पर क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे पूछ लेगा अर्ली सिम्टम क्या होंगे, भाई इचिंग होती है गोनैट्स जहां होते हैं, जेनिटलिया जहां होते हैं, फ्लूइड डिस्चार्ज भी हो सकते हैं वहां पर, हल्का पेन भी रहता है, हल्का हल्का पेन रह रहा है तो समझ लो कोई बात है, और स्वेलिंग तो आई जाती है। अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो मामला बिगड़ सकता है। मामला बिगड़ेगा और कोई फीमेल है, उसने बेबी कंसीव कर रखा है और STD हो गई उसको, तो एबॉर्शन हो जाएगा। हो सकता है मरा हुआ बच्चा पैदा हो, स्टिल बर्थ, यस, बच्चे पे सीधा इफेक्ट पड़ता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो STD में अक्सर हो ही जाती है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के अंदर सिलियरली मूवमेंट पर सीधा इफेक्ट पड़ता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस देखने को मिल रहे हैं। किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है मतलब उसको पहले से ही STD है। इनफर्टिलिटी, क्योंकि भाई सूजन आ रही है गोनेट्स के अंदर, भाई टेस्टिस और ओवरी में अगर सूजन बहुत लंबे समय तक रह रही है, मतलब जर्मिनल लेयर पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा भाई। समझ रहे? गैमीट फॉर्मेशन पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा, इससे कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी लीड होती है। मोबाइल में है क्या? क्या है हाथ में? ये आदत छोड़ो बेटा, ये आप मोबाइल सामने ही रखना छोड़ दिया करो, ये उठा करके बैग के अंदर डाला करो। बिल्कुल जब अंदर एंटर करो स्कूल के अंदर या जहां भी कोचिंग के अंदर, तो मोबाइल बैग के अंदर, ठीक है, साइलेंट करके, इसे बाद में देख लो कोई घर से फॉल तो नहीं आया, बाद बाकी अंदर रखा करो इसको। ये हैबिट ही तो खराब कर रहे हैं हम लोग, एडिक्शन। भाई तुझसे दूर नहीं रहा जाएगा, हाथ में रह तू मेरे, नहीं आया कि हाथ से छूटा तो लगता है मैंने क्या छूटी, जिंदगी छूट गई। ये एडिक्शन है भाई, ठीक है, थोड़ा दूर रखो उसको। कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, जेनेटल वार्ट्स, ठीक है, जैसे आज की डेट में बताया था मैंने, सर्विकल कैंसर बड़ा कॉमन हो गया है, ठीक है, फीमेल्स के अंदर सर्विक्स का कैंसर, वार्ट्स बन जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है, बहुत कॉमन। इसलिए मैंने कल बताया भी था आपको, ठीक है, कि सर्विकल कैंसर की वैक्सीन आ गई है, कल मैंने डिस्कस किया था। हाँ, 2 या 3 लगती हैं, ठीक है, 10 साल से कम पे 2, उससे ऊपर जाकर के 3
वैक्सीन लगती है, तो लगवा लेनी चाहिए भाई। आसपास के लोगों को अवेयर करो, क्योंकि ये जो वैक्सीन अवेलेबल है तो क्यों नहीं लगवा रहे हैं। और कैंसर का फिर इलाज होता नहीं है, आप जानते हो, समस्या आ जाती है बहुत सारी। ठीक है, चलो। और ये बहुत डोमिनेंट हो रहा है कैंसर, इसलिए। क्या बेटा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी तुम्हें बताया था। जैसे ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है। इम्प्लांटेशन सही मायने में कहाँ होना चाहिए था? इम्प्लांटेशन भाई यहां पर हो जाए, यहां पर हो जाए, यहां पर हो जाए, तो बच्चा बनेगा। पर इम्प्लांटेशन अगर यहीं चिपक गया, यहीं चिपक के रह गया, तो बच्चा बन पाएगा? मान लो मतलब यूट्राइन मिल्क नहीं बना, तो ये फीटस सीधा नीचे आके यहाँ चिपक गया आकर के, चिपक सकता है आकर नीचे की साइड पार्ट में। ठीक है, यहीं रह गया, यहीं चिपक के रह गया, यहाँ इस कोने पे आके चिपक गया यहाँ पर आकर के। एक ही तो लाइन बोलता हूं मैं हमेशा, अदर देन यूट्राइन पार्ट, इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्राइन पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आई या नहीं आई? चलो, बस अब याद करने वाला पार्ट आ जाता है, ये भी खैर कॉमन है। ठीक है भाई, अगर बचना है एसटीडी से तो क्या करना होगा? अवॉइड करो अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। नहीं आई क्या? अवॉइड करो। ठीक है, दूसरा भाई कॉन्डोम यूज करो, नहीं कर सकते हो भाई तो, और जरा भी डाउट हो एक्सपर्ट के पास जाओ, खत्म। अब याद करने वाला पार्ट ये है जो तुम्हें थोड़ा सा है समझने वाला है। वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, पर अगर घुमाएगा तो आएगा, थोड़ा सा भी घुमाएगा जूलॉजी में तो आएगा। इसलिए अगर 8 नाम याद कर लोगे, 9 नाम, तो बुरा नहीं है। उसमें भी तुम्हें कहना नहीं सर याद नहीं हो रहे, तो तुम्हें इतने तो करने ही पड़ेंगे। 2 यहां कर लो, 2 यहां कर लो, बस 4 याद कर लो तो काम बन जाएगा। समझ में आया? पर सारे कर लो तो बहुत आगे भी काम आएंगे। तो ये कॉमन डिसऑर्डर है, सब जगह काम, फर्स्ट ईयर में तो आगे भी सब जगह काम आते हैं। ठीक है, जैसे क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस कॉज करता है, बैक्टीरियल डिसीज है। सिफिलिस, अच्छा गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया, बैक्टीरिया है। आई या नहीं आई? जैसे सिफिलिस, सिफिलिस बहुत खतरनाक होती है, तो इस पर क्वेश्चन आता है ट्रिपोनीमा पैलिडियम, ट्रिपोनीमा पैलिडियम इट इज अ बैक्टीरियल डिसीज, बी फॉर बैक्टीरिया। ट्रिपोनीमा पैलिडियम पूछूंगा अभी जस्ट मैं। हाँ, 4 नाम पहले पूछूंगा, फिर 4 पूछूंगा, फिर इकट्ठे 9 पूछूंगा। फिर से बोल रहा हूं, पहला क्या है? नाइजीरिया गोनोरिया क्या काम करता है? क्या करता है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस क्या काम करता है? ठीक है, और ट्रिपोनीमा पैलिडियम क्या काम करता है? सिफिलिस। और हीमोफिलस ड्यूक्राई क्या काम करता है? कैंक्रोइड। कोई डाउट? याद हो गया? फिर से बोल रहा हूं, हीमोफिलस ड्यूक्राई क्या काम कर रहा है? कैंक्रोइड। ट्रिपोनीमा पैलिडियम क्या काम कर रहा है? सिफिलिस। नाइजीरिया गोनोरिया क्या काम कर रहा है? गोनोरिया। क्या बचा? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस क्या काम कर रहा है? क्लेमाइडियासिस। ये कैसी डिसीज है? बैक्टीरियल, वायरल या प्रोटोजोन? कोई दिक्कत? याद हुए बेटा? ठीक है, चारों बैक्टीरियल डिसीज सुना दो विद पैथोजन। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, आगे नाइजीरिया गोनोरिया, आगे सिफिलिस, ट्रिपोनीमा पैलिडियम, बहुत बढ़िया। चौथा कैंक्रोइड, हीमोफिलस ड्यूक्राई, हीमोफिलस ड्यूक्राई, बहुत बढ़िया। सुनाएगा? सुना? सही बोल रहा हूँ भाई, कोशिश कर। पड़ोसी से बोल। पर चिंता थी तेरे को उसकी ना। चल खड़े हो, कोशिश तो कर, मैं साथ दूंगा ना। तो अब डिसीज के नाम तो याद हुए? हाँ, पहली डिसीज, पहली डिसीज सिफिलिस याद है बस। अरे यार,
तुम सीरियस हो जाते हो भाई जरा 4 नामों के लिए। हाँ नहीं सुनाएगा। क्लेमाइडिया, ट्रैकोमैटिस बहुत बढ़िया, सिफिलिस, पैलेडियम बहुत बढ़िया, गोनोरिया बिल्कुल सही, कैंक्रोइड, हीमोफ्लस, ट्यूक्राई बहुत बढ़िया। बैठ जाओ, कुछ है क्या? कुछ है? सुना दे। कोशिश कर। क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया, ट्रैकोमैटिस, सिफिलिस। नहीं, सिफिलिस कॉजिंग एजेंट क्या है? ट्रिपोनिमा, पैलेडियम, नाइजीरिया, गोनोरिया। एक और बचा, कैंक्रोइड, कैंक्रोइड, हीमोफ्लस, ड्यूक्राई, हीमोफ्लस, ड्यूक्राई बहुत बढ़िया। बैठो, बहुत रट लिया तूने। खड़ो, कोशिश कर। इसने कोशिश तो की, इसने तक नहीं बोल पा रही थी पर कोशिश की। कोशिश, आवाज आनी चाहिए लेकिन। कौन सी? नहीं, तू सुनो, अब ध्यान से सुनियो और आवाज। तू शीशे के सामने बोला कर अपने से, और धड़ा के बोल, मतलब नहीं कहना, दहाड़ के बोलते हैं जो, वैसे तो आदत आएगी, तो आदत नहीं आएगी। तू, तेरी दोस्त है, खूब चिल्लाती होगी घर पर। ऐसे लोग चिल्लाते बहुत हैं, हाँ। और जब पूछते हैं तो एकदम शांत हो जाते हैं। हाँ, क्लेमाइडियासिस, कोई नहीं, क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया, ट्रैकोमैटिस, सिफिलिस, ट्रिपोनीमा, पैलेडियम। देखो ये दो जो डिसीज है ना, ये तो तुम भूलोगे नहीं क्योंकि नाम ही छुपा हुआ है। क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया, ट्रैकोमैटिस, गोनोरिया, नाइजीरिया, गोनोरिया। तो क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, वो चालाक है, वो उसमें पूछेगा सिफिलिस, ट्रिपोनीमा, पैलेडियम, ठीक है, ये पूछेगा कैंक्रोइड, हीमोफिलस, ड्यूक्राई, इसलिए दो पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? बैठो। अब वायरस की बात करते हैं। जेनाइटल हर्पीज, हर्पीज देखी होंगी लोगों को, जब मुंह पे हर्पीज हो जाती है, हर्पीज मकड़ी की तरह फट जाती है पूरी की पूरी। देखिए कभी ओरल हर्पीज, बड़ा कॉमन होती है, यहाँ गर्दन पे लोगों को हो जाती है। बहुत कॉमन कॉमन डिसीज है, ऐसा नहीं है। ओरल हर्पीज, पर ओरल हर्पीज एसटीडी में काउंट नहीं होती। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट करता है इसको, 2 करता है ना, उसको फर्स्ट करता है। हाँ, तो ये तो होगी जेनिटल हर्पीज में। अच्छा, ऑप्शन में देगा जरूर वो, इसलिए मैं लिख देता हूँ। हमेशा दोनों साथ साथ देते हैं ऑप्शन में और कंफ्यूज कर देते हैं। ओरल हर्पीज कौन कॉज करेगा? ये 2 है तो HSV1। ये ध्यान रखना है, हमेशा ओरल हर्पीज करता है, पर ओरल हर्पीज कभी भी एसटीडी में इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, तो जेनिटल हर्पीज कौन करेगा? एसटीडी, HSV2। तो 2 को फोकस करना है, 1 को फोकस नहीं करना। ऑप्शन में 1 होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। समझ रहे हो ना? 1 और 2 दोनों होंगे। पूछेगा इसमें से कौन सी डिसीज ऐसी है जो क्यूरेबल नहीं है, तो 2। समझ के 2। चलो ठीक है। अच्छा, जेनाइटल वार्ड्स, मैं जब भी बोलता हूं ना कि जेनाइटल पार्ट के अंदर कैंसर बन जाता है, लाइक अ मस्से, जैसे मानो वजाइनल ट्रैक है, सर्विक्स से लेके वजाइना तक पूरे पूरे इस तरीके से मस्से बन जाते हैं, पूरे के पूरे मस्से, ऐसे बहुत सारे मस्से। और अनकंट्रोल ऑफ एनी सेल इज नोन एज कैंसर। कैंसर ही तो है सारा का सारा। तो क्रायो सर्जरी करते हैं लोग इसके लिए। ठीक है, क्रायो सर्जरी समझते हो? पहले इन सारे के सारे वॉट्स को फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज का मतलब है नाइट्रोजन से बिल्कुल जमा देते हैं, ठीक है, फिर उड़ा देते हैं। फिर ट्रीटमेंट चलता है इसका लंबा, लेकिन दोबारा से होने की प्रोबेबिलिटी रहती है इसकी, क्योंकि कैंसर है। आई नहीं आई? ठीक है, करता कौन है? हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, सॉरी, हीमोफिलस नहीं, अरे क्या नाम है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। पैपिलोमा वायरस ये कैंसर कॉजिंग है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। याद आ गया? तो इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक है, कोई डाउट? तो ये क्या काम करता है? सर्विकल और वजानल कैंसर करता है। कहाँ गया ह्यूमन पैपिलोमा? और कॉमन होता जा रहा है, इसलिए इसकी वैक्सीन आ गई है।
ये दो सबको पता होते हैं, हेपेटाइटिस बी और एड्स, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो टोटल आपको 4 ही तो याद करने हैं, हाँ है ना भाई। हेपेटाइटिस बी वायरस तो याद रहता है, और एड्स आप जानते हो, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो टोटल 4 ही तो याद करने हैं, तो तुम्हें ऐसा कोई डर तो लगना नहीं चाहिए, याद हो गए होंगे। एक प्रोटोजोन है, हाँ, H, हेपेटाइटिस नाम ही तुम बोलती तो, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, कोई डाउट? हाँ, यस। पब्लिक टॉयलेट मेल को दिक्कत नहीं है, पर STI के चांस कम है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांस ज्यादा हैं। पब्लिक टॉयलेट ऐसी जिस पर बैठा जाता है और इन्फेक्टिव चीजें, फ्लूइड पड़ा है, ठीक है, तो हो जाएगा। एड्स नहीं, मतलब अक्सर कर चीजें फ्लूइड के कांटेक्ट में, कोई फ्लूइड कोई करके फैला के गया, कोई करके गया, दूसरा मतलब फीमेल के केस में होता है, मेल केस में नहीं, क्योंकि उनका ट्रैक थोड़ा सा इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो एसटीडी होने की प्रोबेबिलिटी तो ना के बराबर है वैसे, मेरे की फ्लूइड कांटेक्ट कहाँ आता है, नहीं होता। हाँ, पर अगर मैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की बात करता हूं, तो ये बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। इसीलिए फीमेल को कहा जाता है कि पब्लिक प्लेस पर टॉयलेट ना करें, या पब्लिक प्लेस ऐसे होने चाहिए जहां बहुत हाइजीन का ध्यान रखा, जैसे एयरपोर्ट है, अच्छे बस स्टैंड बने हैं, तो वहां ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आज की डेट में समय बहुत खराब है, मुझे बस स्टैंडों पर देखो क्या हालत है, समझ रहे हो आप, खड़े नहीं हो सकते, टॉयलेट करना तो बहुत बड़ी बात है, और फीमेल के लिए बहुत बड़ी समस्या है, कहाँ जाए फीमेल। मेल तो कहीं भी कोना देख करके चल लेता है। अब इसलिए गवर्नमेंट को बहुत सीरियस होना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर लोग सीरियस हैं, और राजस्थान के अंदर कई जगह मैंने देखे है कि हाँ चीजें खराब हैं अभी, ठीक है, लोग, ये बहुत बड़ी समस्या है, लोग सोच नहीं रहे इसके लिए, उससे बहुत डिसीज भी फैल रही हैं, समस्या है फीमेल के लिए, नो डाउट। हाँ, तो उससे भी ज्यादा ध्यान नहीं रखोगे तो हो जाएगा भाई, वो एक ही ब्लेड यूज कर लेगा तो चीजें खराब हो जाएंगी ना, फ्लूइड तो कांटेक्ट में आ गया ना। जब भी जाओ तो इतना ध्यान रखो भाई, ब्लेड मेरे सामने चेंज कर। कोई भी बॉडी फ्लूइड, चाहे ब्लड हो या कुछ भी हो, सलाइवा तक हो, हेपेटाइटिस ए वायरस सलाइवा से ही फैलता है। बच्चों को होता है कि बच्चे ने नहीं टॉय लिया, मुंह में रखा, फिर रख दिया, दूसरा उठा के फिर मुंह में रख लिया, हो गया इन्फेक्शन। आज की डेट में बड़ा सिस्टम है, ठीक है, HIV वार्ड ही अलग बना दिए इन्होंने, ठीक है, चीजें अलग अलग हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बैंड्स होते हैं, हाँ गवर्नमेंट की बात अलग है, ठीक है, समझ में आ गया ना, मतलब क्या है कि कोई भी ऐसे किसी को हेपेटाइटिस है, HIV है, ऐसे कोई रोग हैं, तो उनका वार्ड अलग होते हैं, और उनको इंडिकेशन दे दिया जाता है कि आप कोई भी सैंपल लेने जा रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, कि भाई थोड़ा ध्यान रखो, ग्लव्स पहनो, चीजें ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैं भी ये ध्यान रखना पड़ेगा आगे जाकर के, मास्क पहन के रहना है हॉस्पिटल्स के अंदर, प्रॉपर आपको ग्लव्स वगैरह, हाइजीन, घर नहीं जाना है, मतलब बहुत पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है? एक प्रोटोजोन और याद कर लो, वो सिंपल है, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस, बड़ा कॉमन प्रोटोजोन डिसीज है, फीमेल में मतलब बहुत कॉमन देखने को मिलता है, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो बहुत कॉमन देखने को मिलता है। वजाइनल ट्रैक में अगर खुजली, ईचिंग हो रही है, तो डॉक्टर अक्सर समझते हैं कि जैसे गट के अंदर हम मान के चलते हैं एस्केरियस सबके होता है ना, एस्केरियस एस्केरियसिस कहते हैं, ठीक है, मेट्रिनडाजोल खा लिया करो, ठीक है। ऐसे ही ये ट्रैकोमोनास जो ट्राइकोमोनियासिस है, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, बड़ा कॉमन है, ठीक है। उसका एक नाम इसको और याद रख लो बस, ये एनसीईआरटी की लाइन पूरी डिट्टो डायरेक्ट छपती है एग्जाम के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब एक ही बात बोली है मैंने, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV, बचे हुए जितने भी STD हैं वो क्यूरेबल हैं, पर शर्त है अर्ली स्टेज में आप डायग्नोसिस कर लो और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। अगर किसी भी अनाड़ी के पास चले गए तो वो उसको भी अनक्यूरेबल कर देगा। हाँ, मतलब मैं सच कह रहा हूँ, बहुत सारे केस देखे हैं मैंने, इसलिए कि मैं बचपन से ही इसी फील्ड में ही रहा हूँ, मतलब एक तरीके से मान के चलो, ठीक है, मेरे मतलब घर में ही मतलब एक, जैसे मैं आगरा में घर है तो मेरा हॉस्टल टाइप का घर है वहाँ पर, तो वहाँ मेडिकल के बच्चे या सब लोग अक्सर रहते ही है सब साथ ही, तो मतलब वो चीज़ देखते रहे हैं, ठीक है, परिवार में ही बहुत सारे लोग इस फील्ड में हैं, तो कहाँ का दिक्कतें आती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इतना चीज़ें पता रहती हैं क्या है, इसलिए तुम अब सीखोगे, अभी मेडिकल कॉलेज में एंटर तो करो, ठीक है, 6 महीने तो मस्ती में निकालोगे, उसके बाद फिर सीखने में चालू करोगे, ठीक है।
चलो कोई डाउट यहाँ तक? तो कल पूछ लें, कल तो नहीं पूछेंगे, अब तो अगले टर्न पे ही पूछेंगे। तुम बस कोई ऐसा है सारे बता दे एक बार में। तो 4 याद रखने वाले हैं, 5 बस हार्डली। ये बता देगी, कोशिश कर चल। पहले बैक्टीरियल डिसीज चारों। हाँ बोल, आराम से बोल, कोई नहीं। हाँ, सिफिलिस, ट्रिपोनिमा, ठीक है, ड्यूक्री, ठीक है। सिफिलिस हो गया, कैंक्रोइड हो गया, हीमोफिलस ड्यूक्राई, और क्या बचा? गो, हाँ गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया, ठीक है। और एक और बच्चा, पहला कौन सा था? क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, दो तो उसी के नाम पर है ना, क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया गोनोरिया। नहीं नहीं, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, गोनोरिया नाइजीरिया गोनोरिया, दो तो उसी के नाम पर हो गए। ये तो भूलोगे नहीं। अब याद भूलोगे क्या? सिफिलिस भूलोगे, ट्रिपोनिमा पैलेडियम, या कैंक्रोइड भूलोगे, हीमोफिलस ड्यूक्राई? दो ही तो भूलोगे। दो तो उसमें ऑप्शन में नाम ही छपे हुए, टिक टिक देख के कर दोगे उसको, ठीक है। अब वायरस के अंदर आ जाओ। तो वायरस के अंदर दो तुम्हें याद रखने हैं। एक तो HSV-2 वायरस, जो क्या काम कर रहा है? ह्यूमन सिम्मा हर्पीस कर रहा है, जो क्यूरेबल नहीं है, ठीक है। और एक कैंसर कर रहा है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, वो कैंसर कर रहा है। समझ में आया क्या बोलते हैं उसको? जेनाइटल वार्ट्स। वार्ट्स मतलब मस्से, जेनाइटल पार्ट में मिलने वाले मस्से, ठीक है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉमन वायरस है ये, ठीक है, कैंसर प्रोड्यूसिंग। कैंसर में पढ़ाऊंगा कौन कौन से वायरस कैंसर करते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस कैंसर करता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैंसर करता है, क्लियर है। और प्रोटोजोन के अंदर तो एक ही है, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनस वेजिनालिस। कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? मेरी समझ से याद हो गया होगा। तुझे तो याद हो गया होगा, एक बार सुना देता, सुन लो एक बार। जिनको नहीं हुआ एक बार सुन लो, इसके बाद मान के चलो सबको हो गया। फिर जहां आंखें गड़ाऊंगा वहीं से लोग उठ जाना बस। समझ में आया? इसके बाद पूरा ध्यान, ठीक है बेटा, पूरा ध्यान पीछे, पूरा ध्यान समझना पीछे, उधर सुनना है, ठीक है। पूरा ध्यान लगाइए इस बार, सुना दियो एक बार में। हाँ स्टार्ट। क्लेमाइडियासिस, ट्रैकोमैटिस, बहुत सही। गोनोरिया, नाइजीरिया लगा दो आगे, नाइजीरिया गोनोरिया। कुछ है क्या? हर्पीस, हर्पीस बोल रही है? नहीं ऐसे बोल, सिफिलिस। अच्छा पहले बैक्टीरियल बता रहे हो ना? हाँ, ये नाम अलग है, ट्रिपोनिमा, ट्रिपोनिमा पैलेडियम, ट्रिपोनिमा पैलेडियम, ये नाम अलग है तो पूछेगा। कैंक्रोइड, हीमोफ्लस ड्यूक्राई। अच्छा अब वायरस पे आ जाओ। जेनिटल वॉर्ड्स कैंसर, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। एक और बच्चा, नहीं नहीं एक पहले वाला और बताओ। हर्पीज, हाँ, यस, HSV-2, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1, ओरल हर्पीज। तुझसे पूछूंगा, बहुत जल्दी तो नींद आ रही है, हाँ एकदम अलर्ट रही हो। हेपेटाइटिस बी तो कॉमन है, एड्स कॉमन है, छोड़ो। अब प्रोटोजोन डिसीज, हाँ देख ले देख लिया, हाँ ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। अच्छा चल बस ठीक है, बैठ जा। बैक्टीरियल, सुन नहीं पाया मैं भाई, ये हंस रहे हैं इसमें, कुछ गड़बड़ किया तूने? क्या बोल रहा है? डायलिसिस नहीं है भाई, डायलिसिस तो नेक्स्ट ट्री में पढ़ा था। अब पास आना पड़ेगा तेरे लिए तो।
सिफिलिस, ये हमारे यहाँ बोतल नहीं रखते क्या? रखिए। हाँ हाँ, अब बताओ। मारूंगा नहीं, मुझे याद आ गया, मुझे डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा वेट रखना, स्ट्रेंथ तभी आएगी हाथ में। हाँ, क्योंकि अब कभी कभी अपने हाथ से अपना वजन नहीं उठा पाता मैं, तो मैंने ये बोतल रखे रहूंगा, पूछता रहूंगा, से याद भी रहेगी। हाँ, तुम्हें लगा होगा बोतल पकड़ के मारेंगे फेंक के, हैं? हाँ। भूल क्यों जा रहा है? अब ऐसे खड़ा खड़े सोने का तो नींद आ रही है, तो इसलिए भूल रहा है। ये रोज सोता है, रोज सोता है पीछे बैठ करके, बस सोता रहेगा, कहीं कुछ करता रहेगा, यानी से घर पे। तो यहाँ का कर क्या रहा, घर जाके सो तो लेता, रात में पढ़ा कर, यहाँ तो तू सो ही रहा है ना क्लास में फिर तो। अभी पूछते हूँ तो, अभी तू खड़ा रहे, तू बस, कौन बताएगा? हाँ, तू बताएगा? तो एक मिनट रुक जा बेटा, ये रुक जा रुक जा रुक जा, ये बताएगा। अब सुन ले एक बार ध्यान से। बैक्टीरियल डिसीज, क्लेमाइडियासिस, बोल एक बार। हाँ, बोलता रहियो, बोलता रहेगा। हाँ, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, आगे। पैलिडियम, ठीक है। ट्यूबराय हो गए, याद हो गए? ये बस तो सुन लू, चार से बता। अब आगे चलो। हाँ। हम्म, दो ही बता दो बस मुझे, दो तो सबको। टू, बस बहुत बढ़िया। वो तो फिर छोड़ो, अब बचा प्रोटोजोन। मोनास वैजिनालिस, बहुत बढ़िया। अब तो याद हुआ, नहीं हुआ होगा, एक बार और करवाऊंगा ना। डर लग रहा है तो तुम लिख नहीं पाओगे, ये गारंटी मैं ले रहा हूं। लिख नहीं पाओगे, गारंटी मैं ले रहा हूं। और नहीं लिख पाए तो फिर मुर्गा बनाएंगे। बैक्टीरियल डिसीज नंबर 1, देखते आना भाई। क्लेमाइडियासिस, सिफिलिस, चलो। तो यहाँ क्या है? हाँ ठीक है, सही है सही है, चल तू चल। कोई नहीं, चलने दे चलने दे। पहले 8 लिखो। मैंने कहा था नहीं लिख पाए समझ लेना। स्पेलिंग तो तू सब गलत लिख रहा है, लेकिन चल चलेगा। हाँ, समझ गया मैं तेरी बात। लिख, तू लिख लिख लिख, मैं समझ जाऊंगा, भावना समझूंगा, टेंशन मत कर। हीमोप्लस डिक्राई, नाइजीरिया, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ट्रैकोमैटिस, ठीक है। टाइप 2 ह्यूमन पैपिलोमा वायरस,
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। HIV, अरे HIV लिख देना शॉर्ट में। जो जरूरत नहीं है उसके लिए तू लिख रहा है, जहाँ जरूरत है वहां तूने छूट दिए हैं। उधर लिख, उधर उधर जाओ अब। सिफिलिस, ट्रिपोनिमा पैलेडियम, क्लेमाइडियसिस, क्लेमाइडियसिस। हम्म, क्लैमाइडिया, ट्रैकोमैटिस। चलो ठीक है, जाओ। चलो अब स्टार्ट करते हैं इनफर्टिलिटी। ये थोड़ा समझने का है, पर मैं एक स्लाइड में खत्म कर दूंगा पूरा। समझ में आ गया? है समझने का, लेकिन इनफर्टिलिटी एक जमाने में नहीं हुआ करती थी, आज के जमाने में टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर खुलते जा रहे हैं, IVF सेंटर भर भर के, बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा खुल समझ लो समस्या बहुत बड़ी है। समझ रहे हो ना? यानी तुम लोगों का कैरियर थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है। समस्या है तो कैरियर है डॉक्टरों का भाई, गायनेकोलॉजिस्ट बन जाओ। बड़ा मतलब कोई टेंशन नहीं है, और फील्ड में बड़ा टेंशन है। सर्जरी में तो टेंशन है, सब में टेंशन है। कोई दिक्कत आ जाए तो मारपीट हो जाएगी, ढेर सारे केस लग जाएंगे। पर यहाँ कोई टेंशन है तुम्हें? किस में? IVF में? IVF में कितना पैसा है पता है तेरे को? बहुत पैसा है भाई, तुझे पता ही नहीं है। ठीक है, बहुत पैसा है। ठीक है, सब कुछ रुक सकता है पर बच्चे पैदा होना नहीं रुक सकते। समझ में आया? हाँ, पर ऑर्थो भी अच्छा फील्ड है वैसे तो। ठीक है, पर लेटेस्ट सबसे ज्यादा किसकी रैंक जाती है? नंबर 1 रेडियो की। कोई टेंशन नहीं है ना उसके अंदर। सेंटर सब ठीक है, सब चल रहे हैं। दांतों के डॉक्टर भी खूब कमा रहे हैं। समझ में आया? ऑन्कोलॉजी फ्यूचर का अच्छा है, पर ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो भी आप फील्ड में हो उसी के ऑन्कोलॉजिस्ट एक्सपर्टी हो जाती है। अलग से ब्रांच नहीं है। जैसे आप रीनल सर्जरी करते हो तो उसमें आपने ऑन्कोलॉजी भी जोड़ दिया साथ में, एक पार्ट हो गया। ठीक है, मतलब ऑन्कोलॉजी अलग से कुछ नहीं है, अब नहीं है। देखो, सबसे सुकून वाला काम बता रहा हूं मैं। ऑर्थो ना, ऑर्थो, रेडियो और गायनेको, बस। समझ में आया? जिसमें आप चैन की नींद सो सकते हो और पैसा भी है। मशीन महंगा होता है, पैसा ना देना पड़ते। कंपनी आके मशीन लगा के जाती है, ठीक है, बहुत लो मतलब कॉस्ट पर। क्योंकि उसके जो रिएजेंट चीजें होती हैं वो कंपनी से ही खरीदने पड़ते हैं, और उसकी इंस्टॉलमेंट बन जाती है। बहुत आज की डेट में इतना दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत भी सही आप कमा रहे हो तो कर लेते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? सारी चीजें हैं, पर रैंक सबसे ऊपर जाती है भाई। अच्छा है, पर इतना आसानी से मिलता नहीं है। चलो आ जाओ, पहले सिलेक्शन लो, वो बात आगे की बात है। पहले MBBS कर रही है ना। हाँ, रेडियो तो सिलेक्शन के बाद की बात है। देखो, इनफर्टिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है? स्टर्लिटी, ये बात समझ में आ गई? आज की डेट में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है, आज की डेट के अंदर अगर आप पॉल्यूशन वाले एटमोस्फेयर में रह रहे हो, इनफर्टिलिटी हो सकती है। आज की डेट के अंदर जो लोग स्टार्ट कर दिए ना ड्रिंक, फैशन बन गया है, इनफर्टिलिटी को लीड करता है। आज की डेट में स्मोकिंग, ड्रग्स, ड्रग्स भैया, यहाँ यहाँ पटना में तुम्हारा गांजा क्या होता है सब बहुत चलता है भाई यहाँ पर तो। वो कौन सा, वो गांधी मैदान है, गांधी मैदान ना? हाँ, स्मैक, हाँ बिल्कुल सही बोला ये। ठीक है, कभी गए हो क्या? पर पता है, हाँ सबको पता है। समझ में आया? हाँ सबको पता है। तो नई जनरेशन बर्बाद हो रही है भाई। क्या?
आयोडेक्स तो छोड़ो, एक कॉमन है। बोल रहा है उसकी सुन तो ले भाई। व्हाइट व्हाइट पाउडर स्मैक बोल रहा है वो। तू पाउडर बोल रहा है, वो नाम भी बोल रहा है। अब आयोडेक्स छोड़ो, समझ में आ गया। तो समस्या है थोड़ी सी, समझ में आई। अब आगे आ जाओ। बहुत सारी चीजें हैं जो इनफर्टिलिटी को लीड कर रही हैं आज की डेट में, ठीक है। बहुत सारी चीजें। इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकती है, इनफर्टिलिटी फीमेल में भी हो सकती है। नहीं नहीं, सब जगह है। अब तुम्हें तुम्हें पता नहीं है अभी, इसलिए। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी खाली इतना ही नहीं कि स्पर्म की बेस पर हो रही है, फीमेल ट्रैक में जरा सी भी एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, इनफर्टिलिटी प्रॉपर ओवर रिलीज हो रहा है पर हो ही नहीं पा रहा, हर बार जहां पहुंचना चाहिए पहुंच ही नहीं रहा, कहीं ना कहीं दिक्कत है, वारी रह जाता है, फिम्बरे उसको कैच ही नहीं कर पाते, फिर परमानेंट प्रॉब्लम हो जाती है, आईवीएफ यूज करना पड़ेगा। बहुत सारी, इसका पूरा पढ़ोगे एमबीबीएस चैप्टर ही है इनफर्टिलिटी का पूरा, जिसमें 4-5 पेज का तो फीमेल में इनफर्टिलिटी के कॉज दिए हैं, 4-5 पेज में तुम पढ़ोगे मेल में इनफर्टिलिटी के कॉज दिए हैं। 2-4 चीजें दी हैं, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है। अभी तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम बच्चों वाला पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, पढ़ोगे आगे एमबीबीएस में, ठीक है। तो समझ में आया। तो केस बहुत ज्यादा है, ठीक है। कई केसों में फीमेल में ओवा का जनरेशन ही नहीं हो रहा, और मेल के अंदर स्पर्म बन रहे हैं पर काउंट कम है, या नहीं भी बन रहे, सीमन के अंदर स्पर्म ही नहीं है। समझना, बहुत सारे कारण, बहुत सारे कारण है इनफर्टिलिटी के, ठीक है। तो इसके लिए मूवी देखी होगी विक्की डोनर। तो आज की डेट में ये खुले में नहीं होती है, स्पर्म ओवा बैंक, ऐसे नहीं कि बाहर बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है स्पर्म बैंक, ऐसे क्या देखा है आपने? नहीं, ठीक है, हाँ। ब्लड बैंक देखा होगा, आम आदमी के लिए ब्लड बैंक है, और ये थोड़ा सा हाइड होते हैं, कनेक्टेड आईवीएफ सेंटर से जुड़े होते हैं सारे के सारे, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इसमें लोग स्पर्म डोनेट करते हैं, स्पर्म भी किसी का भी नहीं लिया जाता कि मालूम पड़ आज मैं स्पर्म डोनेट करके आता हूँ 20 रुपए में मिल जाएंगे। समझ में आया? स्पर्म किसके लिए जाएंगे? पूरा टेस्ट होता है बॉडी का, चेकअप, ड्रग्स, एल्कोहल, हर चीज देखी जाती है, आपका बैकग्राउंड, आपकी पोजीशन, सब कुछ स्टडी की जाती है, जेनेटिकल डिसऑर्डर सब कुछ। जब आप हर मायने में परफेक्ट हो तो आप अपने सीमन को बेच सकते हो। सेम चीज फीमेल पे एप्लीकेबल होती है, समझ रहे हो। पर फीमेल का कलेक्शन मेथड थोड़ा कॉस्टली है और मतलब टिपिकल है, मेल का बहुत सिंपल है। सिंपल, समझ में आया। ओवा भी डोनेट होते हैं और स्पर्म भी डोनेट होते हैं, क्लियर है। आज की डेट में डिमांड ही बहुत ज्यादा है, आई नहीं आई। अब जैसे विल गेट है, अपने सीमन को डोनेट करे, डोनेट का मतलब है बेचे, तो कितने का बिकेगा? कोई कीमत ही नहीं है भाई। भाई बिल गेट जैसे दूसरा बिल गेट पैदा कर रहे हो ना तुम, तो क्वालिटी तो वही है ना। समझ में आया ना भाई, सारा खेल तो जीनोम का ही है ना। हाँ, तो सीधी सी बात है। आप कोई नशेड़ी जुआड़ी सड़क सड़क पर घूमने वाला वो अपना कहेगा ठीक है, कौन खरीदेगा उसका? अब समझ में आ गया ना, तो इतनी समझदारी तो है। अब आगे आ जाओ, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं आईवीएफ की, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पर शॉर्ट फॉर्म में इन विवो फर्टिलाइजेशन को भी आईवीएफ बोलेंगे, पर इन विवो फर्टिलाइजेशन को आईवीएफ नहीं बोलते। समझ में आ गया? ये एक तरीके से क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, आर्ट, ठीक है, समझाने वाला हूं मैं अभी। तो एक बात तो समझाई, इनफर्टिलिटी जो एक कैसी है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, डॉक्टर को दिखाओगे तो फिर ठीक हो जाती है, ठीक है, पर अगर बहुत लंबे समय तक रहती है तो वो स्टेरिलिटी को लीड करती है। क्लियर है बिल्कुल? स्टेरिलिटी तो समझते हो ना? हाँ, ठीक है। अब एनसीईआरटी की थ्योरी में तो नहीं है, पर एनसीईआरटी की समरी में दे रखी है इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन, जो मैंने यहाँ लिखी है वो समरी से लिया है मैंने, थ्योरी में नहीं है। और क्वेश्चन आया हुआ है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स कितने साल तक किया जाए और बेबी कंसीव नहीं हो रहा, तो वो इंडिकेट करता है कि इनफर्टिलिटी है। 2 साल, पुरानी एनसीईआरटी में 1 साल दे रखा था, उसको फिर चेंज करके 2 साल कर दिया है अब आज की डेट पे, कि 2 साल तक आप कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे हो और फिर भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा, तो मेल या फीमेल कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी है, या दोनों में भी हो सकती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। तो उसका एक उपचार यानी एक अल्टरनेटिव है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, आईवीएफ, या ऐसे ही बोल सकते हो आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आईवीएफ आता है। क्लियर है बिल्कुल? तो मैं बताऊंगा कि आर्ट है क्या, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है क्या। तो एक स्लाइड पर ही पूरा खत्म कर दूंगा, अगर तुम समझो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
करें स्टार्ट। चलो, तो सबसे पहले मुझे टेस्ट ट्यूब बेबी समझाना पड़ेगा, उसके बाद मैं चालू करूंगा। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, 2 साल ध्यान रखने हैं बस। और ये समस्या इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में है आज की डेट में, समझ रहे हो? पूरी दुनिया में समस्या बढ़ रही है। हम बात किसकी कर रहे हैं? आर्ट की कर रहे हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? ये आर्ट। इससे पहले मैं बताऊंगा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर आप बच्चों को पैदा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो ना। इनिशियल फर्टिलाइजेशन और मोरुला तक की स्टेज आप टेस्ट ट्यूब के अंदर कर सकते हो, उसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। मान लो ये यूट्रस है, अरे क्या हो गया भाई? ये ओवरी है, ओवरी में आप जानते हो क्या होते हैं? ओवा। लाइका विकी डोनर, हमने कहीं से क्या किए? स्पर्म कलेक्ट कर लिए। कलेक्ट करके इनको प्रोसेस किया जाता है। अब ओवा को कलेक्ट कैसे किया जाएगा? सिंपल तरीका, वजाइनल ट्रैक से। पहले तो फीमेल को आपको क्या देना होगा? एफएसएच का झटका, एफएसएच से इंड्यूस करोगे। जब फीमेल को हाई डोज ऑफ एफएसएच से इंड्यूस करोगे तो ज्यादा फॉलिकल क्या होंगे? डेवलप होंगे। बस इसका हम फायदा उठाएंगे, और फायदा उठा करके हम क्या करने वाले हैं? यहां से लाइका लेप्रोटॉमी। हम क्या करेंगे? यहां से ओवा कलेक्ट करेंगे। कर लें? हो गया। अब क्या करेंगे हम? फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे। कौन सी मैकेनिज्म? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा? टेस्ट ट्यूब के अंदर।
आपने ओवा लिया, स्पर्म डाल दिए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही आप जायगोट बना लोगे। हाँ, टेस्ट ट्यूब के अंदर जायगोट के अलावा फिर कौन सी स्टेज आएगी, 8 सेल स्टेज, ये भी आप टेस्ट ट्यूब में बना लोगे। लेट मॉरुला यानी 16 सेल भी आप टेस्ट ट्यूब में बना सकते हो। बस इसके बाद की कोई प्रोसेस टेस्ट ट्यूब में नहीं होगी, उसके लिए आपको यूट्रस चाहिए। कोई डाउट? अगर आप जायगोट बना रहे हो टेस्ट ट्यूब में तो फीमेल के अंदर आपको इम्प्लांट करना पड़ेगा जायगोट। तो जायगोट को कहां पर आप इम्प्लांट करोगे, फेलोपियन ट्यूब में कहां पर करोगे, तो फेलोपियन ट्यूब में जायगोट बनता है, तो यहां पर जायगोट डालोगे आप। आई या नहीं आई समझना? तो जायगोट को कहां पर डालोगे आप, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। 8 सेल स्टेज को भी कहां डालोगे आप, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। पर 16 सेल स्टेज कहां बनती है, यूट्रस के अंदर। यानी ये आपने टेस्ट ट्यूब में बना लिया, इसके बाद जायगोट और 8 सेल स्टेज को आप कहां पर इम्प्लांट करोगे, ट्रांसफर करोगे फीमेल के अंदर। जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, जिफ्ट नहीं आई क्या, ZIFT जिफ्ट, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर करोगे। इसमें आप जायगोट को करोगे या 8 सेल स्टेज को करोगे, कोई डाउट? यस, लेट मोरुला, अर्ली मोरुला, सॉलिड वॉल तब तक मोरुला है। जब ब्लास्टोसील बन जाएगी, तो मैं सब पढ़ाने के बाद क्यों पूछ रहे हो सब चीजें, क्या बढ़िया समझाया मैंने, फिर क्यों पूछ रहे हो? जब ब्लास्टोसील बनती है तब ब्लास्टुला बोलते हैं, जब जुना पेलिसुडा हट जाती है, निकल जाता है ब्लास्टुला बाहर, तब उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तुम सब कचड़ा कर रहे हो एकदम भाई, सारे कंसेप्टों की धज्जियां उड़ा रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो अब 16 सेल लेट मरूला है, तो लेट मरूला को कहां ट्रांसफर करोगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, आई या नहीं आई? जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, फिर बच्चे का धीरे धीरे डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। तो आज के डेट में IVF में यही तो चल रहा है, फिर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है, उठा करके इम्प्लांट कर देते हैं उस मदर के अंदर। मदर कहती है कि नहीं नहीं हम बच्चे को कंसीव नहीं करेंगे, पर बच्चा हमें अपना ही चाहिए, तो सैरोगेसी यूज कर लेते हैं। सैरोगेसी तो जानते हो ना, अब तो मूवीज में भी आने लगा है सैरोगेसी, अब तो न्यूज में भी आने लगा है, फिल्म स्टार्स कर रहे हैं सैरोगेसी। एग्जाम्पल बताओ, प्रियंका का तो खैर लेटेस्ट चल ही रहा है, इसके अलावा और कौन? हाँ उसका भी चल रहा है। कोई पुराने में बताओ, स्टार्टिंग में एक मूवी में आया था सलमान, मतलब केस बहुत सारे हैं, एक एक एक्टर्स और है, दिमाग से मेरे नाम निकल रहा है इसका। चलो ठीक है, समझ सैरोगेसी समझते हो ना, सैरोगेसी नहीं समझते हो, वो नहीं समझता। चलो कोई नहीं, समझा देते हैं। जैसे एक कोई मदर है, कहती है मैं बेबी कंसीव नहीं करूंगी, मेरी, हाँ क्या कहेंगे, मॉडल मॉडल नहीं, शरीर मेरा खराब हो जाएगा ऐसे कह दो, ठीक है, क्योंकि उनको मॉडलिंग करनी है, उनको पिक्चर बनानी है, ठीक है। तो भाई प्रेगनेंसी के बाद चीजें बिगड़ती तो है बॉडी के अंदर, क्योंकि सेकंड दूसरा जन्म होता है माँ का, ठीक है। तो उनके हमें बच्चा चाहिए पर मैं कंसीव नहीं करूंगी, तो कहते हैं तो ठीक है भाई, तो क्या करना होगा, हमें उधार का यूट्रस चाहिए, उधार का यूट्रस। तो कोई भी हम पकड़ लेंगे जो देना चाहता है कि 9 महीने हम तुम्हें देते हैं अपने यूट्रस को, उधार निकाल के नहीं देना है, मतलब उसको लेके आएंगे, घर में रखेंगे, अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, IVF के माध्यम से हम उनके असली जो माता पिता हैं उनके गैमीट को फर्टिलाइज कराएंगे,
और जो हमने उधार की माँ ली है उसके यूट्रस में इन अवस्थाओं को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब 9 महीने तक उनके बच्चे का पालन पोषण, क्योंकि यूट्रस उस माँ का ब्लड तो उसमें मिलेगा नहीं बच्चे का, भाई वो तो सिर्फ एक तरीके से जरिया है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने का बस। तो 9 महीने तक वो खाएगी पिएगी, मतलब बहुत गरीब थी, ठीक है, परेशान थी, तो यूट्रस सही सलामत है उसका, ठीक है, तो उसके यूट्रस को यूज कर लिया, ठीक है। क्या तो हेल्दी करेंगे ना उसको, पहले प्लानिंग की जाएगी, उसको 2 महीने खिलाया पिलाया जाएगा, बढ़िया एकदम ऐश और आराम की जिंदगी दी जाएगी। जब सब कुछ ओके हो जाएगा तब डॉक्टर प्लानिंग करेगा, उठा करके यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाएगा। फिर 9 महीने तक की तो ऐश है कम से कम, समझ रहे हो ना। और 9 महीने बाद फिर उसको 5 लाख 10 लाख जैसी बात होती है उसको पेमेंट किया जाएगा भाई, समझ में आया। फिर अब उससे ये कहा जाएगा कि भाई फीडिंग भी करानी है, लैक्टेशन वाला पीरियड भी करना है, तो उसको कहीं और पैसे चाहिए हमें, हम लैक्टेशन भी करा देंगे, क्योंकि नेचुरल मदर तो मिल्क तो उसी के अंदर प्रोड्यूस होगा, समझ में आया। तो लैक्टेशन तक का आप उसे डिसाइड कर लो, ये ट्रेंड चल गया है बड़ा, समझ रहे हो। तो बताओ उस बच्चे में इमोशन होंगे उस माँ के लिए, ऐसी तो हो रहा है। हाँ क्या बेटा, किसके अंदर? हाँ तभी तो लैक्टेशन उसी में तो होगा, उसमें लैक्टेशन थोड़ी ना होगा। इसका नहीं आएगा, सरोगेसी में कोई करेक्टर नहीं आता, ओनली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, ओनली न्यूट्रिएंट, कुछ भी नहीं। पहले लोगों को लगता था ना कि भाई इसने कोख में जन्म दिया, वो एक्चुअल में साइंटिफिकली कुछ भी नहीं है। साइंटिफिकली करेक्टर सिर्फ उसके आते हैं जिसका ओवर और स्पम होता है, बस। किसमें? हाँ बहुत सारे केस हैं, अब जैसे हिस्टेक्टोमी हो गया किसी का, ठीक है, हिस्टेक्टोमी करने से पहले मानो सिस्ट पड़ा हुआ है, उसको बच्चा चाहिए, तो हम पहले उसकी ओवरी में से क्या निकाल लेंगे, एग निकाल लेंगे, ठीक है, सरोगेसी कर देंगे, बाद में हिस्टेक्टोमी कर देंगे उसका। बहुत सारे आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया है, समझ में आया। सरोगेसी उधार की माँ बोलते हैं हिंदी में उसको। आई, चलो कोई डाउट? तो अब ये समझ में आ गया टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? देखो हिस्टेक्टोमी पार्शियली भी होती है, कंप्लीट भी होती है। कंप्लीट के अंदर सब कुछ निकाल दिया जाएगा, ओवरी सब निकाल देंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम केस में तो पार्शियली तो बहुत कम हो रही है, क्योंकि उसमें कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो लोग कंप्लीटली कर रहे हैं आज की डेट में। भाई इनिशियल स्टेज में जब इससे इंड्यूस किया, हाँ इनिशियल प्राइमरी फॉलिकल्स, मतलब प्राइमरी फॉलिकल नहीं बोलना चाहिए मुझे, हाँ मतलब एक यहाँ से एफएसएस से इंड्यूस करेंगे, डेवलपमेंट होगा, जो डेवलपमेंट आगे डेवलपमेंटल स्टेज में जाएंगे, हाँ सेकेंडरी oocyte जो डेवलपमेंटल स्टेज में चले जाएंगे, जिनका फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो एफएसएस इंड्यूस कर रहे हैं। प्राइमरी तो भरे पड़े हैं हमारे अंदर, प्राइमरी तो ओवरी में भरे पड़े हैं। एफएसएस से हमने इंजेक्शन दिया जिससे कि मैक्सिमम ओवा का मैच्योरेशन हो, सेकेंडरी oocyte बने, बहुत सारे का मैच्योरेशन चालू हो जाएगा। एफएसएस हाई डोज ऑफ एफएसएस का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। हाँ अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, हम किसकी बात करेंगे, ए आर टी, आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अगर मैं आर्ट की बात करता हूं तो हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे आर्ट को, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वीवो और विट्रो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इस स्लाइड पे पूरा खत्म कर दूंगा मैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो और इन वीवो फर्टिलाइजेशन, समझना। आईवीएफ इन विट्रो को बोलेंगे, इन वीवो को बोलेंगे, इसको बोलते हैं आईवीएफ, उसको नहीं बोलते आईवीएफ, आई वी एफ। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इन विट्रो का मतलब है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी,
वो तो इनसाइड बॉडी तो नेचुरल प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। भाई शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन की बात चल रही है, शरीर के अंदर नहीं चल रही है। जबकि यहां हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी। क्वेश्चन आज काफी मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, लास्ट में जितने करा पाऊं करा दूंगा, बाद बाकी की आपको करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी बात करता हूं, तो एम्ब्रियो शरीर के अंदर बना रहे हो बाहर बना रहे हो? बाहर बना रहे हो भाई। तो शरीर के अंदर क्या ट्रांसफर करोगे? एम्ब्रियो ट्रांसफर करो। एम्ब्रियो बाहर बना रहे हो तो एम्ब्रियो तो ट्रांसफर करोगे शरीर के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या बोलेंगे इसको? एम्ब्रियो ट्रांसफर। शॉर्ट फॉर्म मत भूलना, सबकी शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आएगा ईटी। ईटी मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर। अच्छा, यहां एम्ब्रियो कहां बनाओगे? शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर क्या ट्रांसफर करोगे? गैमीट। तभी तो फर्टिलाइजेशन अंदर होगा। तो यहां क्या करोगे आप? गैमीट ट्रांसफर। यहां क्या करोगे आप? गैमीट ट्रांसफर। क्योंकि वहां एम्ब्रियो शरीर में डालोगे, यहां गैमीट शरीर में डालोगे, फर्टिलाइजेशन अंदर होगा, फर्टिलाइजेशन बाहर होगा। इसमें कोई डाउट? अगर मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात करता हूं तो इसमें दो चीजें आती हैं, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन आईवीएफ या एम्ब्रियो ट्रांसफर? दो चीजें। एक तो इसके अंदर आएगा बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी आप टेस्ट ट्यूब के अंदर एम्ब्रियो बना रहे हो, बॉडी में एम्ब्रियो ट्रांसफर करोगे, हाँ या ना? और एक और टर्म बताऊंगा मैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। शॉर्ट फॉर्म मत भूल जाना इसकी, क्या बोलेंगे इसको? आई सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। शॉर्ट फॉर्म पे क्वेश्चन आएगा। अगर टेस्ट ट्यूब बेबी में बात करूं तो बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी में दो चीजें बताई थी मैंने। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या क्या आता है? जिफ्ट, जायगोट, इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर आता है। और क्या आता है? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर आता है। इसके अंदर दो स्टेज आएंगी, कौन कौन सी? जायगोट आएगा, डिप्लॉयड जायगोट आएगा, और 8 सेल स्टेज आएगी, हाँ या ना? जबकि यहां पर कौन सी स्टेज आएगी? 16 सेल स्टेज। इसमें कोई डाउट है पीछे? पक्का? जबकि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कब होता है? जैसे मानो एक मेल है, कहेगा भाई मुझे तो अपना ही बच्चा चाहिए, मैं सैरोगेसी मतलब मैं किसी और का स्पर्म यूज नहीं करूंगा। डॉक्टर कहता है स्पर्म तो है ही नहीं तुम्हारे, तुम्हें तो एजोस्पर्मिया हो रखा है। डॉक्टर तुझे 1 करोड़ दूंगा, तू मुझे मेरा बच्चा दे। अच्छा ये बात है, टेक्निक जादू। अब तो ये वाली खोजी गई टेक्निक, ठीक है। ऐसे वजह लोगों के लिए जिद्दी हैं, पैसा बहुत है तो करते हैं भाई। ढूंढो टेस्टिस में एक तो स्पर्म मिलेगा, टूटा मरा जैसा भी एक स्पर्म तो मिलेगा ना, न्यूक्लियस तो होगा ना उसका। अगर चलने में कैपेबल नहीं है, टेराटोजेनिक है, बिल्कुल मरा हुआ पड़ा है, नहीं चल ही नहीं रहा है, टेढ़ा मेढ़ा पड़ा है, नेचुरली तो फर्टिलाइजेशन करेगा ही नहीं। तो भाई हमने कहा तेरा न्यूक्लियस सही है, ला तेरा न्यूक्लियस स्पर्म निकाल लेते हैं, तेरा नहीं आया, उसका स्पर्म निकाल लिया हमने। अब हम उसके स्पर्म को निकाल करके पर पैसे लेंगे तो उससे अच्छे खासे,
तूने 1 करोड़ बोला तो हम तभी करेंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, डॉक्टर के लिए एक आध करोड़ कुछ नहीं होता, समझ रहे हो? पर अच्छे डॉक्टर की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो? प्रैक्टिस कर, तुम्हारी तगड़ी होनी चाहिए। आगे देख देते हो एक डॉक्टर है, मरीज ही नहीं नजर आ रहे, उसकी प्रैक्टिस खराब है, इस पे नहीं जाएंगे, उसको बहुत भीड़ है भाई इसके पास, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो लोग बड़े चालाक हो गए, भीड़ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर बैठा है अंदर, बैठा है खाली, भीड़ इकट्ठी हो रही, तो पहले बाहर नहीं आया क्या? अब बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है, डॉक्टर साहब देख रहे हैं, एक एक पेशेंट को आधा आधा घंटे देख रहा है भाई, क्योंकि भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए बाहर, जो आए लोग देखें कि भीड़ हो रही है, समझ रहे हो ना? डॉक्टर अच्छा है भाई, भीड़ हो रही है। अगर तुम जैसे डॉक्टर एक एग्जैक्ट टाइम दे, जैसे मैं अपोलो में गया अभी, तो वहाँ टाइम के हिसाब से स्लॉट होती है, ठीक है, कि एक पेशेंट आएगा एग्जैक्ट उस टाइम पर, डिले हो गया तो बस उसका कैंसिल है अपॉइंटमेंट, ठीक है। पर एक ही पेशेंट आएगा, कोई बैठे नहीं मिलेंगे आपको, आगे दिखाओ उसे चले जाओ, ठीक है। मैं भी क्या, मैंने यार भीड़ ही नहीं है यहाँ पर अपोलो के डॉक्टर के अंदर, ठीक है भाई, अपोलो के डॉक्टर थोड़ी बहुत तो भीड़ होनी चाहिए। मेरी साइकोलॉजी भी चेंज हुई, तब फिर मुझे पता चला कि एग्जैक्ट टाइम पर काम हो रहा है, आ रहे हैं लोग, इतने घंटे का टाइम है डॉक्टर साहब का, लोग आ रहे हैं एग्जैक्ट टाइम पर निकल रहे हैं, आ रहे हैं एग्जैक्ट टाइम पर निकल रहे हैं, सबको टाइम टेबल मिला हुआ, 2 4 पेशेंट मिलेंगे हमेशा, समझ में आया? और जो देसी डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, भीड़ बढ़ाते हैं, भीड़ बढ़ाते हैं। तुम्हारे यहाँ भी तो होंगे ऐसे डॉक्टर, तुम भी कुछ ऐसा ही करोगे ना, मतलब डॉक्टर कम तुम बिजनेसमैन ज्यादा बन जाओगे, समझ रहे हो? कि कैसे, जैसे आगरा में एक डॉक्टर थे, तो उनकी मतलब मैं मतलब थोड़ा जान पहचान थी, तो मैंने कहा कि मतलब वाइफ से बात की मैंने कि यार है क्या नहीं वो, तो उन्होंने की अरे सीजन चल रहा है इस समय सर, ठीक है, सीजन नहीं समझ रहे, खुशी की मतलब वो अलग ही थी, टाइम ही नहीं है उनके पास, सीजन चल रहा है इस समय, मतलब फिर मैं पहुंचा वहां, भीड़ लगी है, समझ रहे हो? भीड़ मतलब इतनी भीड़, बैठने की जगह नहीं है, लोग बाहर खड़े हुए हैं। दूसरा डॉक्टर दूसरा भी पेशेंट आएगा, भाई जबरदस्त डॉक्टर है, इतना लोग पागल हुए जा रहे हैं। तो सारा खेल बिजनेस का है, नहीं है क्या, साइकोलॉजिकल, सब कुछ अजीब ही है, ठीक है। जबकि मैं एक वहाँ भास्कर सर हैं, योगा सेंटर है उनका, नेचुरोपैथी सेंटर, तो वहाँ भी मैंने एक ज्वाइन किया था, मतलब करता था मैं उनसे, तो वहाँ मैक्सिमम डॉक्टर्स आते थे, तो भास्कर सर वो डॉक्टर है, वो भी मतलब पर वो योगा वाले डॉक्टर हैं, ठीक है। तो उन्होंने हंसी लाफिंग क्रिया करा रहे थे, हंसते हंसते पूछा, जितने डॉक्टर्स बैठे थे, डॉक्टर साहब आप यहाँ आके सब चीज सीख सीख कर जाते हो, पेशेंट को बताते हो? डॉक्टर वो क्या बोले, अरे सर क्या बात कर रहे हो, पेट पे लात कौन मारेगा? नहीं समझ में आया? मतलब भाई तुम्हें डॉक्टर सही सलाह नहीं देगा, तुम्हें वो सलाह देगा जिसमें तुम ज्यादा बीमार पड़ो, ज्यादा उनका रेवेन्यू जनरेट हो। रियलिटी है यार, बहुत रियलिटी है। हम क्या सोचते हैं, डॉक्टर साहब ने बोला तो जी दवा खानी है, जी दवा इसलिए खानी है क्योंकि वो ऑलरेडी वो एक कार खड़ी करके गया है, वहां पर चाबी दे के गया है उनको, 1 2 महीने का टारगेट, 2 महीने में ये वाली दवा थी निकालनी है, इसलिए। और हम क्या कहते हैं, दूसरी दवा नहीं लेंगे, डॉक्टर साहब ने बोला यही दवा खानी है तो यही खाएंगे, नहीं है, डॉक्टर साहब ने बोला वहीं से टेस्ट कराना है, कहीं और कराओगे तो मानेंगे नहीं, तो ना कचड़ा है इसका मतलब कोई और, सब सेटिंग है यार, पैथोलॉजी से। 60 छोड़ो, कई कई जगह 80% तक कमीशन आता है, सोचो 20% में क्या कर रहा होगा। डॉक्टर 10 टेस्ट लिखेगा, एक्चुअल में उसमें एक टेस्ट लगाना होगा, 9 तो फर्जी हैं, समझ रहे हो? तभी तो भी 80% कमीशन दे पाएगा, एक टेस्ट लगाना है, बाद बाकी फर्जी है, रिपोर्ट बना के देनी है, डॉक्टर क्या समझ जाएगा, जो काम का है वो कर लिया, बाद बाकी तो बस बिल बनाना था। कहानी भाई बहुत अलग है, समझ में आई? पर तुम पता नहीं ऐसा करोगे या नहीं करोगे, ऐसा मत करना भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम ऐसा सोचोगे आगे जा करके। क्या क्या बोली? करेगी तू लेकिन जरूर, तुझे कैसे पता इन पेशेंट के पास पैसा ज्यादा है? कुछ नहीं पता चलता है। आज की डेट में जो भिखारी है वो ऐसा रहेगा ठाट बाट से, और जो असली पैसे वाला है वो ऐसा रहेगा भिखारियों की तरह। क्या क्या चीज? मैं क्या दिख रहा हूँ पैसे वाला लगता हूँ तेरे को? अ, मच्छरदानी में सोता हूँ, रात भर मच्छर मारता हूँ, 3 बजे तक जगता रहा हूँ मैं, खाने को मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है, टेम्पू मिल जाए टेम्पू मिल गया, कभी कभी पैदल पैदल चला जाता हूँ पीएम मॉल तक, तुम्हें पता नहीं है, टहलता हुआ पीएम मॉल बन जाता हूँ मैं, ऐसे ही। कहाँ लगता है मुझे, रास्ते में कौन देख रहे हैं बच्चे? दिखाने के लिए तो कार में आऊंगा ना मैं, मर्सिडीज के अंदर, लैम्बोर्गिनी के अंदर। भाई वैल्यू तो इनकी है ना, देखो आज की डेट में किसकी वैल्यू है, जो दिखावा ज्यादा करता है, ऐसे लोगों की वैल्यू नहीं होती है, तो सड़क छाप होगा कोई, ठीक है, समझ में आया? आई नहीं आई? तो रियलिटी ये है, दिखाने वो जमाने गए,
कोटा के अंदर टीचर जब पैर रखता है ना, जैसे मैं गया, ट्रेनिंग टीचर टाइप के थे, तो मेरे पास तो वैगनार थी, ठीक है, वो ट्रेनिंग टीचर समझ, जिनकी 6 लाख 7 लाख रुपए की सैलरी एनुअल पैकेज था। जाती सबसे पहले उन्होंने कहा सर जाती सबसे पहले तो हमने क्रेटा खरीदी, काली एकदम बढ़िया, ठीक है। तो मैंने कि भाई ये क्यों, मैं एक पार्टी थी उसमें पूछा कि भाई कोटा में आए हैं भाई, दिखावा जरूरी है, अगर हम कार नहीं दिखाएंगे तो बच्चा वैल्यू नहीं करेगा, वहां पर इज्जत ही नहीं देगा, वहां उसकी इज्जत है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है, नहीं है, जैगवार, समझ रहे हो, डिस्कवरी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, तो वैल्यू है, तो वहां बड़ा टीचर है, ये बड़ी गाड़ी में आ रहा है, ये फटीचर टीचर है। अरे की तनख्वाह भी नहीं होगी, इसका मतलब उसकी क्वालिटी नहीं है यहाँ पर, समझ में आया। एक्चुअल में ये मानसिकता है। तू साइकिल पर जा, ठीक है, और देख तेरी इज्जत होगी, और ये जाएगा एक बढ़िया सी गाड़ी के अंदर, किसकी इज्जत होगी? आई तो हम काय को दिखाएंगे पैदल पैदल जा रहे हैं। तो पैसा नहीं है तो उसको कोई पैसा नहीं देता। एक जमाना था, ठीक है, मेरे बैंक में पैसा नहीं था तो मुझे लोन चाहिए था, थोड़ा कोई लोन देने को तैयार नहीं, ठीक है, मैंने ज्यादा सा, आज के बैंक में इतना तो पैसा है कि ठीक ठाक है, रोज बना सर पैसे वो लोन ले लो, सारा तो पैसा दिख रहा है उसमें तो लोन ले लो। जब मैं मांग रहा था तब पैसा नहीं दे, लोन नहीं दे रहे थे, समझ में आया। तो पैसा उसको दिया जाता है, समझ लो, ये गाड़ी में आएगा और पैसा मांगेगा किसी से, लोग 10 होंगे, अरे हमसे ले हमसे ले हमसे ले, और तू साइकिल पे आएगा, टीचर तुझे पैसा क्या देंगे, तू पैसा क्या वापस करेगा, समझ में आया। तो इसलिए पैसा साइकिल वाले को नहीं मिलता है। अब बता और क्या 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 चाहता है। मैं पैदल इसलिए जाता हूँ, जिंदगी को जीना चाहता हूँ, समझ में आया। मैं हर चीज हर पल एंजॉय करना चाहता हूँ, समझ में आया। पैदल चलने का एक अपना अलग मजा है, समझ में आया। इसलिए वापस आ जाओ, स्वास्थ्य भी थोड़ा सही रखना है। अब आ जाओ, दिखाने के लिए कुछ लोग हैं जो दिखाते हैं, कुछ लोग हैं जो इमोशनल अभी भी करते हैं, ठीक है। पर वो जमाना चेंज हो चुका, वो जमाना था इमोशन वाला, अब बच्चा समझदार है, वो निकल गया वो जमाना जो इमोशन बना, नहीं लूज मोशन इमोशन जो भी था, अब नहीं है, अब नहीं है। बच्चा मैच्योर हो गया है, ठीक है, चीजें समझ गया है कि क्या क्या है क्या। बस आज की डेट में सर्विस ठीक मिल जाए बच्चे को, टाइम से चीजें हो जाएं, ठीक है, जो एक जेन्युइन फीस ज्यादा ना ले, एक जेन्युइन फीस में काम हो जाए, बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, बच्चे को क्या चाहिए, बस सारा खेल इसी का है, और यही एक्चुअल में सही तरीका है। सर्विस बढ़िया कर दो बस, और कुछ नहीं, ठीक है, ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है। पर जमाना है यार जो ड्रामा करता है, वही जैसे देख लो ना कि दिखाने के लिए। मैच्योरिटी नहीं है बच्चों में, मैच्योरिटी नहीं है, समझते नहीं है सही क्या है गलत क्या है। सिंपल सी बात है भाई, उस इंसान की जिद थी कि मुझे मेरा ही स्पर्म चाहिए, चिंता मत कर हम तेरा ही स्पर्म तुझे देंगे। हमने उसकी टेस्टी में से एक मरा टूटा जैसा भी स्पर्म निकाल लिया, ठीक है, और एक माइक्रो निडल्स आती है, माइक्रो निडल्स, और उसकी वाइफ का ओवा लिया हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये ओवा है, हमने माइक्रो निडल से उस इंजेक्शन को उठा के इंजेक्ट कर दिया इसमें, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नहीं आया क्या? ये एक स्पर्म बेचारा अंदर आ गया, तो बस स्पर्म अंदर आ गया तो आगे की प्रोसेस तो हो ही जाएगी, न्यूक्लियस इसका उसका न्यूक्लियस मिलकर के जाइगोट बना देगा, आगे की प्रोसेस वही है। तो इसमें भी आप एम्ब्रियो बाहर बना के तो ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसको किसके अंदर रखोगे? एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर रखोगे, सिंपल सी बात, विट्रोफर्टिलाइजेशन, कोई डाउट? पर एनसीईआरटी में इसको दूसरे पैरा में दे रखा है, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कहीं इन विवो में इंक्लूड तो नहीं है, इसलिए मैंने ये चार्ट बनाना चालू किया। अब कंफ्यूजन नहीं आएगा, एकदम क्वेश्चन यू सटक से निकलेंगे। आई या नहीं आई? अब बात करते हैं किसकी भाई? इन वीवो नेचुरल कंडीशन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब गैमीट ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अब गैमीट ट्रांसफर की बात आती है तो गैमीट दो टाइप के होते हैं, मेल गैमीट भी होते हैं और फीमेल गैमीट भी होते हैं भाई। लेकिन जिंदगी असली तभी जी जा सकती है जब आप जितना आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल लोअर पर रहोगे तो ही सही जिंदगी जी पाओगे, समझ रहे हो ना। पर पैसा होना चाहिए, तब लोअर पे रहोगे तभी जिंदगी जी पाओगे, पैसा नहीं है तब लोअर पे रह रहे तो जिंदगी नहीं जी पाओगे, समझ रहे हो। पैदल चल रहा हूं और मुझे कहीं कुछ लग रहा है तो मैं सोचना नहीं है मुझे कुछ चीज करने के लिए, नारियल पानी पीना तो सोचना नहीं है, भाई ले लो पी लो, नहीं आया क्या? समझ रहे हो, यहां हो और यहां चलो तब जिंदगी जी पाओगे, समझ में आया। कारों में जिंदगी नहीं जी जाती,
तुम्हें अजीब सा लगेगा, अब क्या बोल रहे हो सर, मुझे लग रहा कब मुझे लैम्बोर्गिनी मिल जाए, कब बीएमडब्ल्यू मिल जाए। असली जिंदगी तभी है जब ठाठ से दिखाऊंगा मैं। वापस आ जाओ, याद रखना, जब जिस दिन कार सब चीजें तुम्हारे पास होंगी तब तुम ये वाली बात याद करोगे, अभी नहीं। अभी तो है नहीं ना, इसलिए मैं सही बात है, मैं जिससे ये वाली बात बोलता हूँ ना, जिस पर नहीं है कहता बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। तो पैसे ही दुनिया है, पैसे सब पैसा है, मैं मानता हूँ, ठीक है। पर जिंदगी दिखावे में मत जियो। जिंदगी तभी जियोगे जब नेचुरल जियोगे। दिखावे में जिंदगी नहीं जी सकती, पॉसिबल नहीं है यार। गैमीट कितने टाइप के हो सकते हैं? दो मेल गैमीट होंगे एंड फीमेल गैमीट भी तो होंगे भाई। हाँ या ना? अगर मैं मेल गैमीट की बात करता हूं तो मेल गैमीट कहां ट्रांसफर कर सकते हो भाई आज की डेट में? पहले के टाइम पर ये मोबाइल हाथ में अभी समझाया उसको तो फिर मोबाइल लेके बैठ गया। थोड़ा याद तो रखा कर उसको, किसको बोला था मैंने? उसको बोला था अभी। तुझसे ही बोल रहा हूँ, उठा के जेब में रख लिया अब। ये अब फिर तूने, अब तो तूने और धोखे वाली बात कर दी। चलो उधर आ जाओ। तो भाई दो चीजें होती है, समझना मेरी बात, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आज की डेट में तुमने कैटल्स, तुमने एक मेरी याद है, एक गांव में भैंसा होता था तो एक गांव में गाय होती थी। तो उसको फर्टिलाइजेशन के लिए भैंसे को लेके जाना पड़ता था या गाय को लेके जाना पड़ता था? याद आया? हाँ, समस्या थी, गांव गांव तक का सीमित था और ज्यादा नहीं कर सकते थे। आज की डेट में क्या है, स्विट्जरलैंड से सीमन आ रहा है, इंडिया के अंदर फर्टिलाइजेशन चल रहा है, तो मैं पशुओं को लेके नहीं जाना हवाई जहाज में बैठा बैठा करके, सिर्फ सीमन ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। आई या नहीं आई? तो सीमन जब ट्रांसपोर्ट होता है तो सीमन कहाँ इंजेक्ट होगा? या तो वजाइना में होगा, यदि सीमन का क्वांटिटी कम है तो यूट्रस में डाल दो, आप बीच का ट्रैक आपने कम कर दिया। तो दो जगह आप इंसेमिनेशन कर सकते हो, समझ रहे हो? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहाँ होता है? एआई वेजाइना के अंदर। और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहाँ होगा? यूट्रस के अंदर। आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है। तो मेल गैमीट दो जगह आप ट्रांसफर कर सकते हो, समझना। जैसे मानो यूट्रस है, सर्विक्स है, नीचे वजाइना होगी। तो अगर आपके पास गैमीट की क्वांटिटी अच्छी खासी है तो आप कहां पर इंसेमिनेट करोगे मेल गैमीट को? और गैमीट कम है तो इनके लिए स्ट्रगल कम कर दोगे, कम गैमीट को कहां ट्रांसफर कर दोगे जिससे कि ये आसानी से यहां तक पहुंच पाए? यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन हो सकता है या वजाना के अंदर इंसेमिनेशन हो सकता है, दो ही जगह तो होगा। अरे हाँ ना तो बोल दिया करो भाई। एक को बोलते हैं ए आई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अच्छा ऐसे लिखता हूं। एक को बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन और एक को बोलते हैं एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहां होगा? वजाइना में। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहां होगा? यूट्रस में। इन दोनों केस में आप क्या ट्रांसफर करते हो? मेल गैमीट। समझ में आया? ठीक है। तो भाई इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन तब करोगे जब स्पर्म काउंट कम होगा, ओलिगोजूस्पर्मिया, ओलिगो माने कम होता है और एजो माने होता है एब्सेंट, एजोस्पर्मिया। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन में आएगा IUT और IUI, तो कंफ्यूज तो नहीं होगा दोनों के अंदर? IUT इन विट्रो में है, IUI इन वीवो में है। उसमें इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर है, इसमें इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन है। कोई डाउट? और फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट कब ट्रांसफर करेंगे? अगर किसी फीमेल में ओवा बन ही नहीं रहे, ठीक है, डीजनरेशन ऑफ ओवा हो गया ओवा कहां से लोगे? ओवा कलेक्ट फ्रॉम डोनर्स। समझना मेरी बात, ठीक है। डोनर से आपने ओवा कलेक्ट किया सिमिस्पम की तरह, और फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को ट्रांसफर कर दोगे ओवा को, तो क्या बोलोगे? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, GIFT। GIFT किसके लिए यूज कर रहे हो? फीमेल गैमेट के लिए। ZIFT किसके लिए यूज कर रहे हो? एम्ब्रियो के लिए, एम्ब्रियो के लिए। हाँ, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर।
नहीं आई क्या? GIFT और ZIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। कोई गैमीट कहां पर ट्रांसफर करोगे फीमेल के अंदर भाई? उसमें फेलोपियन ट्यूब में तो ट्रांसफर करोगे, वहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा। आपने ओवा को फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया और फीमेल से कह दी भाई जाओ, ठीक है। अब मेल जब भी स्पर्म सीमन इंजेक्ट करेगा तो ये 2 दिन के अंदर फर्टिलाइजेशन नेचुरली हो जाएगा। कोई डाउट? क्योंकि उसके पास अपने खुद की ओवा नहीं थी, बाद बाकी प्रोसेस नेचुरल होगी। हाँ, फिर दोबारा फिर आना, वो पैसे इसी बात को तो ले रहे हैं, मल्टीपल सेटअप करने पड़ेंगे इसके, ठीक है। नहीं होता है तो फिर दोबारा आएंगे, फिर चेकअप। लंबा प्रोसेस है कुछ भी नहीं। जैसे दांतों का जो डॉक्टर होता है, ठीक है, 1 महीना ले लिया मेरे एक RCT करने में, पर होता क्या कुछ भी नहीं। आज करेगा, फिर थोड़ा, फिर करेगा, फिर करेगा, फिर करेगा, फिर प्रॉपर नहीं होगी, फिर एक्स्ट्रा करेगा, फिर बुलाएगा। है 10-5 मिनट का सेटअप, पर लंबा समय लगता है। इस बात के पैसे होते हैं। आई नहीं आई? खत्म, चैप्टर फिनिश। कितना टाइम बचा है? हैं? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया। NCERT पूरी मैंने डाल दी है, इसकी जरूरत नहीं है। इस चार्ट से कोई क्वेश्चन तुम्हारा बचेगा नहीं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐड किए, जरा बता दो, एक आध क्वेश्चन देख तो लूं। पहले बताओ, हाथ उठाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस? ट्रिपोनिमा पैलेडियम, बिल्कुल सही। देखूं भाई, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विनरल डिसीज कॉज बाय वायरस एंड कैट ट्रांसमिट? भाई वायरस, वायरल डिसीज कौन सी है इसके अंदर? यार तो सीख गए। मैक्सिमम फेलियर रेट, रिदम मेथड, बिल्कुल सही। ये कर लेना, छोटे छोटे बताऊं पहले तो मैं, जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी। जिफ्ट, यस, जो जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, डोनर से लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही। जल्दी बताओ। यस, गिफ्ट होगा नहीं, आई होगा नहीं, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन एक ही होगा, गिफ्ट। और ये तो अलग होता ही है। GIFT, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इंटर तो नहीं है। ऑलिगो माने कम, एजो माने एब्सेंस। कौन सा? थर्ड, ठीक है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीवियर मेल इनफर्टिलिटी, वेरी फ्यू स्पर्म काउंट, या, ठीक है, नो लाइव स्पर्म, एजोस्पर्मिया इन द, बिल्कुल सही। यस, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आई है नहीं आई? तू देख रहा है पीछे, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आगे इधर देख के बता मेरे भाई। पढ़ भी नहीं रहा है तू, सिर्फ देख रहा है। क्या समझ में आया बता? बस देख रहा है, मुझे पता है ये कुछ नहीं पढ़ रहा, एकदम ब्लैंक हो गया ये। द स्टेज ट्रांसफर इनटू द यूट्रस आफ्टर इंड्यूस फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा इन द लेबोरेटरी। अब देखो, यूट्रस में बात कर रहा है, ये नहीं होगा। एम्ब्रोएट 4 स्टेज नहीं होगा, एम्ब्रोएट 2 ब्लास्टो स्टेज नहीं होगा, मोरूला होगा। भाई लेट स्टेज को भी तो मोरूला बोलते थे, इन्होंने मोरूला लिख दिया था वहां पर। कोई डाउट? बिल्कुल सही। सेकंड,
और फोर्थ, और बोलो। All the following statement about gift are correct, but one is wrong. Which one is wrong? Embryo with more than 10 blastomere are also transferred into fallopian tube. गलत। मोर देन लिखा हुआ है, मोर देन 16 होता है। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, क्योंकि 8 सेल ये आ गया और 16 सेल नहीं आई। कुछ आ रही है? वास्तव में आ रही है? ठीक है भाई, ये तो सिंपल है, छोड़ो। मतलब कर लोगे ना वैसे? छोड़ दूं तुम्हारे लिए थोड़े बहुत? ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, कर लेना। अब बड़े बड़े क्वेश्चन है आप थोड़े से, इनको कर लोगे ना तो मजा आ जाएगा। ओके, अब नया चैप्टर चालू करेंगे नेक्स्ट, उस पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। और अगर एक आध टीचर ने एब्सेंट कर ली तो शायद हमारा नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। एक भी एब्सेंट हो गई किसी की तो वास्तव में लेना है। तू मम्मी पापा का नाम बदनाम क्यों कर रहा है यार? तो उठा के खींच के क्यों नहीं देता है इनको, जब झूठ बोलते हैं तो? ये कोई हिम्मत है इतना झूठ बोल पाए? किसमें? कैसे कर सकते हैं तू बता? पॉसिबल नहीं है बेटा, माइक्रो इंजेक्शन फैलोपियन ट्यूब में जाके लगाएगी? सब मशीनों से होता है, बहुत हाई टेक मशीन। दिखते थोड़ी ना गैमेट कोई दिखते हैं इतनी आसानी से ओबा, उसके लिए हाई टेक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, इंटरसाइटोलाइन स्पर्म इंजेक्शन नहीं कर सकते ना, नीडल थोड़ी ना फैलोपियन ट्यूब में ले जाओगे, बाहर थोड़ी ना होती है, तो अंदर यूट्रस के अंदर होती है अगर। दुष्ट लोग यही तो काम कर रहे हैं इसके साथ। हेपेटाइटिस बी में जॉन्डिस, जॉन्डिस एक कॉमन डिसऑर्डर है। अगर हार्ट लिवर में कोई दिक्कत हो जाती है तो जॉन्डिस होगा ही होगा। हेपेटाइटिस नहीं बोलते, हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाना, और लिवर में इन्फ्लामेशन करने वाले वायरस को हेपेटाइटिस बी वायरस बोलते हैं। जॉन्डिस का मतलब है आपकी बॉडी से बिलिरुबिन ब्लूबिन निकल नहीं रहे गट में, तो ब्लड में फैल जाएंगे, जिसकी वजह से येलोइश पिगमेंट ब्लड में आ जाएंगे, टॉक्सिक मटेरियल, तो उसको जॉन्डिस बोलते हैं, जो एनीमिया के केस में अक्सर कर हो जाता है, सीवियर एनीमिया।